अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और नाम जो आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ायके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का वास्ता है हसाम, अपनी ये सस्ती शादी कम अज़ कम आज तो बंद कर दे। इतने ज़्यादा काम दे देकर मेरा बीपी लो हो रहा है और तुझे घटिया शेर सुनाने की पड़ी हुई है। सीढ़ी पर चढ़कर खड़े जाले साफ करते ही बाद ने जल कर कहा था तो हसाम नाक चढ़ा गया था। बेटा तुझे अकेले को तो काम नहीं करने पड़े हैं ना, मेरी जवानी भी तेरे साथ ही रुल गई है। हाय काश मम्मी पापा एक आदत बहन ही पैदा कर देते करके दे जाते। इस मनहूस अहमद के बाद ही उन्होंने मनसूबाबंदी याद आई थी। हसाम की जल्दी जुबान को ब्रेक कमर पर पड़ने वाले भारी जूते की ज़रब ने लगाई थी। वो गुस्से से अहमद को देखने लगा जिसने पैरों में जूता खींचकर इसकी कमर में दे मारा था और खूंखार नज़रों से इसे घूर रहा था। काश तुझ जैसा नमूना पैदा करने से पहले इस मनसूबाबंदी का ख्याल आ गया होता। इन्हें और साले मेरी प्यारी बहन क्या मासी बनकर घर के काम करती। इसे तो मैं शहजादी बनाकर रखता। बहन का शौक जिस कदर अहमद को था इन चारों में से और किसी को भी ना था। अहमद और हसाम चूँकि 1 साल का ही फ़र्क था इसलिए इनमें मजाक मजाक में हाथापाई चलती रहती थी। तुम दोनों की ज़बानों के आगे खंदक है, ज़बानों को लगाम डालकर हाथों में तेज़ी लाओ। आज रमज़ान का चाँद नज़र आने वाला है, इसलिए तमाम काम आज ही ख़त्म करने हैं। इबाद की कड़क आवाज़ पर हसाम मुँह बनाता वापस सिंक में पड़े बर्तनों के ढेर की तरफ मुतवज्जा हुआ। शामी कबाब कब बनेंगे भैया, पता है ना सारे मसाला नहीं खाया जाता। मुझे सिर्फ शामी कबाब के साथ ही रोटी खाई जाती है। अब तक शामी कबाब ना बने थे, ये सोच कर ही सदा के भुलक्कड़ अहमद को हवोल उठ रहे थे। साकिब भैया की यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी की वजह से तखीर हो गई थी। शामी कबाब बस इनके हाथ के ही खाने के लायक होते थे। भैया ने बोला था कि रात वापसी पर आकर बना लेंगे, सामान मैंने सारा रख चुका हूँ। ये बात पर अहमद ने शुक्र का सांस भरते अपना काम जारी किया था। ये थी जमाल फैमिली। जमाल अहमद मरहूम के चारों साहबजादे। सबसे बड़ा साकिब जमाल जो पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। इससे छोटा इबाद जमाल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। इबाद से छोटा हसाम जमाल जो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, जबकि सबसे छोटा हैदर जमाल यूनिवर्सिटी के पहले साल में था। माँ बाप की वफ़ात के बाद वो चारों ही एक दूसरे की कुल कायनात थे। ये शक्ल से मासूम दिखने वाली एक बदकिरदार लड़की है जिसने अपनी ही उस्ताद को अपनी ही जाल में फंसाकर मुँह काला किया है। यूनिवर्सिटी के बड़े सैलून में स्टूडेंट के हजूम के बस में खड़ी वो लाल लिबास वाली लड़की साकित खड़ी अपनी जान अजीज दोस्त को ये जहर उगलते देख रही थी। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करें आप सब। वो कामती आवाज़ में अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर इसके जवाब पर वहाँ मौजूद लोगों ने गहरी नज़रों से इसे सरता पैर देखा तो वो ज़मीन में घर से गिरी थी। सुर्ख होंठों की लाली बिखरी हुई थी, काजल फैला हुआ था, सुर्ख लिबास कंधे से फटा हुआ था, पर इसे इतना होश ही ना था कि अपने वजूद को छुपाती दुपट्टा जाने कहाँ गिर चुका था। आपके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है? डैन की बात पर इसने किसी उम्मीद के तहत अपने से चंद कदम की दूरी पर खड़े इस मर्द को देखा जो सर हाथों में थामे खड़ा अपने होश बहाल करने की कोशिश कर रहा था। इसकी हालत देखते दिलारा की आंखों में जल्दी आखिरी उम्मीद की शम्मा भी बुझ गई थी। इसकी खामोशी इसका जवाब बता चुकी थी। सर मैं अंदर से अपना बैग लेने जा रही हूँ। जब प्रोफेसर ने मुझे कहा कि दिलारा को रूम नंबर 5 में भेजो तो उन्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। सानिया की बात ने आखिरी कील ठोक दिया था। जब सबूत सामने थे तो इनकी बात का यकीन कौन करता। ये झूठ है, सब जानते हैं। मैं आज तक किसी प्रोफेसर या क्लास फेलो से अकेले में नहीं मिली, ना किसी काम के अलावा कोई बात की। वो रोती हुई डैन की तरफ बढ़ी थी पर वो हाथ उठा के इसे रोक गए थे। आपको अभी और इसी वक्त यूनिवर्सिटी से डिसमिस किया जा रहा है और वार्डन से कहकर इनका सामान बाहर फेंकवाएं। ऐसी लड़कियां हॉस्टल में रहने के काबिल नहीं है। और प्रोफेसर साकिब आप कल मुझसे आकर मिले। डैन इसे कहते वापस मुड़ने लगी जब वो एक झटके से इनकी तरफ आया था। ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ना मैंने इन्हें वहाँ बुलाया था, ना ही ये वहाँ अपनी मर्जी से आई थी। ये सब एक सोची समझी चाल के तहत किया गया है किसी ने। आप एक लड़की पर यूं सरे बाजार बुहतान नहीं बांध सकते। मैं बहुत ही जल्द सबूत के साथ ये पैसा कर दूंगा, मगर ये कहीं नहीं जाएगी क्योंकि ये बेगुनाह है। इसकी पथरीली आवाज़ पर दिलारा का दिल चाहा कि आगे बढ़कर इसे अपनी सफाई दे पर कहाँ मुमकिन था। सबूत हमें पहले ही मिल चुके हैं। आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं, फिक्र मत करें, आपकी जॉब महफूज है। डैन की बात पर उसके दोगलेपन पर लबेज कर रह गया था। आपको आपकी जॉब मुबारक। कल आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। तर्श लहजे में कहता हुआ आंखों में जब्त की लाली लिए झटके से वहाँ से निकलता चला गया था। वो साकित खड़ी थी जब इसकी नाम नहा दोस्त बेस्ट फ्रेंड ने इसका बैग ला के इसके कदमों में फेंका था। इसने चुपचाप बैग उठाया और वहाँ से
निकलती चली गई थी। ठीक 5 मिनट के बाद वो जीटी रोड के दरमियान में जाकर खड़ी हो गई थी। सामने से तेज़ रफ्तार गाड़ी अपनी जान निभाती हुई दिखाई दे रही थी। गाड़ी 3 कदम के फासले पर थी जब कोई इसका बाजू सख्त गिरफ्त में लेता इसे अपनी तरफ खींच गया था। एक बुलंद चीख दिलारा के हलक से बरामद हुई थी। बाथरूम साफ करने के लिए तुम लोगों को बस मैं ही मिलता हूँ क्या? जब बाथरूम इस्तेमाल सब करते हैं, सफाई बस मेरे अकेले की जिम्मे क्यों? हिसाम हार्पिक की बोतल हाथ में थामे हाथ नचाना चाहकर बोलता, बाकी दोनों को कहकर लगाने पर मजबूर कर गया था, क्योंकि बेटा बाथरूम में सबसे ज़्यादा वक्त तू ही लगाता है। ये बात है, हकीकत थी, बात आपने की थी। और सितम ये कि वो इस बात का जवाब ही नहीं दे सकता था, क्योंकि वो इससे बड़ा जो ठहरा। और खुदा गवाह है, इससे अच्छे बाथरूम हम चारों में और कोई भी साफ नहीं करता। यह हमजा की जुबान को पिटती हुई वहाँ सामने पैरों से जूता उठाकर इसकी तरफ फेंका था, जो ऐन निशाने पर जा लगा था। अहमद नाम तब्दील करके हमजा रख दिया है। अच्छा जी, राइटर ने अहमद की जगह हमजा कर दिया नाम। ओए माँ कसम से यार, हसाम का निशाना भी माओ की चप्पल की तरह कभी नहीं छोड़ता। जितनी मर्जी दूरी से आए पर लगता है निशाने पर है। हमजा अपनी कमर मसलता हुआ बुरे बुरे मुंह बना रहा था। तुझे तो शुक्र करना चाहिए बेटा कि अल्लाह ने तुझे ऐसा भाई दिया है जो तुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं देता। हसाम कहता बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा जब इसे बाहर से साकिब की आवाज़ सुनाई दी थी। इन चारों भाइयों की आदत थी कि वो घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया करते थे। शुक्र भैया आ गए, मेरे शामी कबाब तो बन जाएंगे ना वक्त पर। हमजा की तशक्कुर भरी आवाज़ पर इबात नबी में सर हिला गया था, जबकि हज़ाम इसे हाथ की 5 उंगलियां फैलाकर लानत का इशारा कर गया था। अगले ही पल साकिब जमाल का वजूद लाउंज के दरवाजे के फ्रेम में उभरा और इन तीनों को साकित कर गया था। वो तीनों जहाँ कहे एक खड़े थे वहीं ठहर गए। इबाद जो सोफे सेट कर रहा था वहीं रुक गया। हमजा जो बोतल को मुंह लगाकर पानी पी रहा था, बोतल के होंठों पर ही जमी रहेगी, जबकि हाथ में हार्पिक की बोतल पकड़े खड़ा हज़ाम दीदे फाड़े सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था। इन सबके यूँ अचानक बुत बन जाने की वजह साकिब नहीं बल्कि इसके पीछे खड़ी लाल लिबास वाली लड़की थी। साकिब जमाल के चेहरे पर सर्द तासुरात थे, जबकि वो हसीन सी लड़की लाल लिबास पर साकिब का सफ़ेद कोट पहने खड़ी थी। इसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से पाक था, जबकि इसकी हालत ज़रा चीख चीख कर इसके साथ कुछ बुरा होने की निशानदेही कर रही थी। उलझे बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। मेरे साथ आए, इसे अपने साथ आने का कहते हुए इसे अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि पीछे वो तीनों बेयकीनी से एक दूसरे को देखने लगे थे। इनकी आंखों ने जो देखा है, क्या वो हकीकत है या कोई ख्वाब? ये मेरी गुनहगार आंखें क्या क्या कुछ देख रही हैं? हमजा को शौक भरी आवाज़ पर हसाम जो कि इसे करारा सा जवाब देने वाला था, साकिब को वापस आता देख खामोश रह गया था। डाइनिंग रूम में आओ तुम तीनों। वो बगैर रुके इनके करीब से गुजरता डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया था, तो तीनों भी इसके हुक्म की तामीर करते हुए इसकी पैरवी करने लगे। बैठो। इसकी आवाज़ पर वो तीनों लोग बैठ गए थे। क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन है कि मैं कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? वह मुस्तस्फर हुआ। इसके लहजे और अल्फाज में मौजूद बेयकीनी इन तीनों को पर बर्छी को मारने ते लगी थी। हमें अपने बाप जैसे भाई पर इतना ही गहरा यकीन है जितना खुदा की यकताई पर। मजबूत लहजे में ये चंद अल्फाज अदा करने वाला सबसे छोटा हमजा था, जबकि इबाद और हसाम के चेहरे के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। साकिब एक गहरा सांस भरता अल्फाज से तोलने लगा था। ये दिलारा है, मेरी एक स्टूडेंट है। बचपन में यतीम खाने में ही आँख खोली और बालिग होने के बाद हॉस्टल में शिफ्ट होगी। हमारी यूनिवर्सिटी के पास ही एक स्कूल में पार्ट टाइम में जॉब भी करती है। वो लम्हा भर सांस लेने को रुका था। आज फेयरवेल था। दिलारा ने शायद किसी स्किट में हिस्सा लिया था। मैं इबाद की कॉल सुनने के लिए बाहर गया था। वापसी पर मुझे दिलारा की दोस्त मिली। इसने मुझे कहा कि दिलारा एक कमरे में बंद हो गई है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा और इसका काम के लिए मैं इनकी मदद करूँ, तब तक वो किसी और को भी बुला कर लाती हैं। मैं जब इसके बताए हुए कमरे के बाहर पहुंचा तो मुझे दिलारा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला तो वो पहले से ही अनलॉक था। कोई लड़का इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लड़के को पीछे करता मैं जब दिलारा को उठाता, वो लड़का बाहर निकल के तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर गया था। और चंद लम्हे बाद ही पूरी यूनिवर्सिटी वहाँ जमा हो गई थी। बोलते बोलते वही लम्हा फिर से याद आया। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तीनों भाई दमसाती से सुन रहे थे। हम दोनों पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर दिलारा को यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल से भी निकाल दिया है। गुस्से में जॉब छोड़ आया हूँ मैं वहाँ से। मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तभी मेरी नज़र दिलारा पर पड़ी, जो जल्दी सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई थी। बहुत मुश्किल से इसे पर वक्त बचाया पाया हूँ। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं है और ना ही इसके पास और कोई ठिकाना था, तो इसे मैं घर ले आया हूँ, क्योंकि वो एक लड़की साथ और लड़की भी ऐसी जिसे मेरे नाम के साथ बदनाम किया गया है। मैं इस हिमानों के माशरे में इसे कहाँ अकेला छोड़ता? क्या मैंने सही किया? इसके पूछने पर वो तीनों इससे जवाब दिए बगैर इसकी तरफ लिपके इससे चिपक गए थे। आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर फ़ख्र है। बात की बात पर वो भी इन तीनों को खुद में बीच किया था। मेरे शामी कबाब। इस खामोशी को हमजा की मनमनाती आवाज़ ने तोड़ा था। सब
बोलते वो सब एकदम कैका लगा उठे थे। चलो मेरे शरीर में बस फ्रेश हो जाऊँ फिर काम पर लगता हूँ। इनसे अलग होकर हमज़ा के बाल बिगाड़े वो फ्रेश होने की नीयत से बात के कमरे की तरफ बढ़ गया था क्योंकि इसके कमरे पर तो फ़िलहाल दिलारा का कब्ज़ा था। वो एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। घर में कुल 3 कमरे थे जिनमें से एक साकिब के ज़रिए इस्तेमाल था, दूसरा इबाद के, जबकि डाइनिंग रूम में हिसाम और हमज़ा चारपाइयाँ डालकर सोते थे। छोटे से लाउंज में सोफ़े रखकर और कालीन बिछा के सिटिंग रूम की शक्ल दी गई थी। साथ ही किचन था जो अगर बहुत बड़ा ना था तो बहुत छोटा भी ना था। किचन में एक तरफ दरमियाने साइज़ की फ्रिज और 7-8 कुर्सियाँ और एक छोटा-सा मेज़ रखा हुआ था और ज़्यादातर यहाँ किचन में बैठकर ही खाना खा लिया करते थे। लाउंज से निकलकर छोटा-सा गैराज था, जहाँ एक तरफ पौधों से सजे गमले रखे हुए थे और एक तरफ 3 मोटरसाइकिलें खड़ी थी। एक साकिब के ज़रिए इस्तेमाल थी, दूसरी इबाद की, जबकि तीसरी हिज़ाम और हमज़ा के इस्तेमाल में थी। ये छोटा-सा घर ही जमाल ब्रदर्स की जन्नत था, जहाँ वो बहुत मेहनत और इत्तेफ़ाक से रहते थे। अगले आधे घंटे में साकिब फ्रेश होने के बाद किचन में खड़ा शामी कबाब का मेज़ा पीस रहा था, जबकि बाकी तीनों भी अपने कामों में से फ़ारिग होकर किचन में खड़े सौदा सर्फ कर डब्बों में डाल रहे थे। भैया हर दफ़ा मैं ही सहरी के वक़्त दही लाता हूँ, इस दफ़ा इस हिसाब से बोले। हमज़ा साकिब से सिफ़ारिश करता बोला था। इसकी फ़रमाइश पर हिसाम ने तंग कर इसे देखा था। मोटे तुझे ज़्यादा ज़रूरत है वो कि तुझे इसलिए भेजता हूँ ताकि तेरी चर्बी थोड़ी कम हो जाए। साम इसकी थोड़ी सी बड़ी जिसामत पर तंज़ करता बोला तो हमज़ा ने शिकायती नज़रों से साकिब की तरफ देखा था। हज़ामत तंग करो मेरे शेर को। हमज़ा तुम मत जाना, मैं ले आया करूँगा दही खुद ही, क्योंकि गली के नुक्कड़ तक ही तो जाना है। साकिब की बात पर हज़ाम ने खूंखार नज़रों से हमज़ा की तरफ देखा, जैसे सब इसी का कसूर हो। अच्छा लड़ना बंद करो, जाकर सो जाओ, सुबह वक़्त पर उठना भी है। बात यार अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करूँ तो तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है? वो तीनों को तनबीह करता आखिर में इबाद से पूछा। वो झट से नफ़ी में सर हिला गया था। वो चारों हँसी मज़ाक कर रहे थे, जबकि साकिब के कमरे में बैठी दिलारा अपने नसीब पर अल्लाह से शिकवा शिकायत में मगन थी। ये जाने बगैर कि अल्लाह ने इसका नसीब कितना प्यारा बनाया है, ये जाने बगैर कि ज़िंदगी इसके लिए कौन-सा नया मोड़ लेने वाली है। मेरी उम्र रोटियाँ बेलते ही गुज़र जानी है शायद। इबाद की बात पर पानी पीते हमज़ा का बेसाख्ता कहका छूट गया था। आपको किसने कहा था कि गोल-मटोल परफ़ेक्ट रोटियाँ बनाया करें? भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है कि कभी कोई काम सीधा मत करो, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से आ जाए वो फिर आपके पल्ले ही पड़ जाता है। मशरिक़ हो या मग़रिब, शुमाल हो या जनूब, आंधी हो या तूफ़ान, वो काम आपको ही हर हाल में करना पड़ता है। हसाम फ्राई शामी कबाब प्लेट में रखता हुआ बोला तो ज़िंदगी में पहली बार बात को हसाम की बात से इत्तेफ़ाक करना पड़ा था। वैसे भैया बाकी बातें छोड़ें, हमारी भाभी जान को एक सुगर शौहर तो ज़रूर मिल जाएगा ना? हमज़ा की बात पर इबाद हाथ में पकड़ा चिमटा ही इसके बाजू पर दे मारा था, जिसके जवाब में वो सीख करके रह गया था। चंद मिनटों में ही वो तीनों भाई टेबल सजा चुके थे। भैया क्या आप के स्टूडेंट सहरी नहीं करेंगे? इनको भी तो रोज़ा रखना होगा। हमज़ा की बात पर साकिब जो कुर्सी पर बैठने ही लगा था, एकदम चौंक कर रुक गया था। तुम लोग बैठो, मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ, खाना इनके कमरे में ही दे आता हूँ। क्या पता हमारे साथ बैठकर खाना खाने को मुनासिब ना समझे। इसके बाद वो तीनों भाई मुत्तफ़िक़ होते सर हिला गए थे तो साकिब को दिलारा के लिए ट्रे से जाने लगा था। दरवाज़ा खटखटाकर वो इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा, जब चंद लम्हों बाद ही वो दरवाज़ा खोल गई थी। सहरी कर लें। साकिब खाने से बड़ी ट्रे इसके सामने कर गया था, जिसे वो बगैर कोई भी लफ्ज़ कहे थाम गई थी, तो साकिब वहीं से वापस मुड़ गया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिलारा खाली बर्तनों वाली ट्रे लिए झिझकती हुई कमरे से बाहर निकली तो घर सुनसान पड़ा था। लड़के सब शायद नमाज़ पढ़ने मस्जिद तक गए थे। वो किचन की तरफ गई तो किचन गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। कुछ सोचकर वो कमीज़ के बाजू कोने तक मोड़ती बर्तन धोने में जुट गई थी। बर्तन धोने के बाद वो सब कुछ साफ़ करने लगी थी। वो भी किचन से वाइपर लगा ही रही थी जब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। दिलारा एकदम घबरा गई थी। नमाज़ अता करने के बाद साकिब और रिवाज जो किचन साफ़ करने की खातिर किचन की तरफ आ रहे थे, दिलारा को वहाँ देखकर रुक गए थे। वो मैं बर्तन रखने आई थी और फ़ारिग भी थी, तो सोचा मैं साफ़ कर दूँ। इनकी निगाहों का मतलब समझती वो अपनी वहाँ मौजूदगी की वज़ाहत देने लगी थी, जिसके जवाब में बात इसे हल्की सी मुस्कुराहट से नवाज़ता, जबकि साकिब महज़ सर हिला गया था। आपको डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमें अपने भाई ही समझें। आप यहाँ बिल्कुल महफ़ूज़ हैं और इसे अपना ही घर समझें। जैसे चाहें आप रह सकती हैं। ये बात नरमी से शफ़क़त भरे अंदाज़ में कहता इसके सर पर हाथ रखते अपने कमरे में चल दिया था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। साकिब संजीदगी से कहता वहाँ से बात के कमरे की तरफ चला गया तो दिलारा की जान में जान आई थी। वाइपर लगाकर वो किचन से बाहर निकली तो सामने ही हसाम और हमज़ा को खड़े पाया था। कैसी हैं आप आपी? क्या हम दोनों आपको आपी बोल सकते हैं? हमज़ा इसकी तरफ देखकर हिचकिचा कर पूछने लगा तो उसकी आंखों से झिलकते इश्तियाक को महसूस करती हुई धीरे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई थी। मुझे बहन का बहुत शौक़ था, पर आपको आप ही नहीं बोल सकता, क्योंकि
प्यारी लड़की को मैं बहन नहीं बोल सकता यार, ऐसा मुँह बनाता बेचारगी से बोला था। इसके अंदाज़ पर बेसाख्ता दिलारा की हँसी छूट गई थी। अब रात देर से सोई थी तो अभी नींद आ रही होगी यकीनन आपको। अभी आप सो जाइए और हम सफाई कर लेंगे, फिर यूनिवर्सिटी से आने के बाद हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। हमसा की इश्तियाक बड़ा खूबसूरती से हँसती थी। बाकी सब तो ठीक है, पर आप सफाई क्यों करेंगे खुद? दिलारा के सवाल पर दोनों भाई एक दूसरे को देखकर रह गए थे। बात क्यों यूँ है हसीना रखे? किचन का काम दोनों बड़े भाई के सुपुर्द है और बाकी घर की सफाई-सुथराई का हम दोनों के सर। भाइयों के हिस्से का काम तो आपने कर दिया, पर हम बेचारों को तो अपने हिस्से का काम करना है ना। वैसे पूरी तफसील बताता शर्ट के बाजू फ़ोल्ड करने लगा। नहीं, आप मत करें, मैं कर दूँगी। मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिलारा जल्दी से बोली तो हुसाम झट से नफ़ी में सर हिला गया था। बिल्कुल भी नहीं, हमारा मामूल है। हम झटपट कर लेंगे, आप फ़िलहाल आराम करें, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो कहता वहाँ से निकल गया था। प्यारी आप अभी आराम करें, बाद में मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा। आप अपने भाई की खातिर इतना तो कर ही सकती हैं ना। आप हमसा की बात पर मुस्कुराती हुई सर हिला गई थी। वो भी वहाँ से चल दिया था। इनके जाने के बाद वो भी कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि इस वक्त इसके दिमाग को वाकई सुकून की शद ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक हफ्ता गुजर गया था। दिलारा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत घरवालों के साथ नॉर्मल हो चुकी थी। साकिब से इसका सामना बहुत कम होता था, इसलिए वो सुकून में थी। साकिब घर में दाखिल हुआ तो इसे मामूल के बरक्स काफ़ी शोर-शराबा सुनाई दिया था। वो कमरे में जाने का इरादा तर्क करते किचन की तरफ चल दिया, क्योंकि वहीं से शोर सुनाई दे रहा था। हमज़ा के बच्चे, छोड़ो, तुम सारा ख़राब कर रहे हो, मैं कर लूँगी, तुम छोड़ दो बराए मेहरबानी। किचन के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही इसे दिलारा की झंझलाती आवाज़ सुनाई दी थी। यार अभी मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि उल्टा ही मुझे डांट रही हैं। रोती बसोड़ती आवाज़ हमज़ा की थी। हसीनारा, मैंने पहले भी कहा था कि ये चूसा काम बिगाड़ने में नंबर 1 है। आपको ही शौक हुआ था इस प्यारे से बच्चे को साथ लगाने का। हसाम की चिढ़ाती आवाज़ पर जहाँ हमज़ा चीखा, वहीं दिलारा, हसाम और इबाद ज़ोर से हंसे थे। साकिब हैरत भरी नज़र से सामने नज़र आता मंजर देखने लगा था, जहाँ दिलारा कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी और हमज़ा इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इबाद कुर्सी पर बैठा अपने आके मेज़ पर रखी सब्ज़ी बना रहा था और हसाम में शरबत बनाने के साथ साथ हमज़ा की टांग भी खींच रहा था। जाने के ऊपर सामने नज़र आता मंजर देख कर साकिब को खुशगवार हैरत हुई थी। हमज़ा, सुनो, जब मैं कहूँ तब रोज़ा अफ्तार करना, आज से पहले नहीं। हसाम की संजीदा आवाज़ में सुनाई देते हुक्म पर हमज़ा नासमझी से इसकी जानिब देखने लगा था। पर क्यों? वो दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आया था, क्योंकि पिछली मर्तबा भी तुमने फौतगी के नाम पर अफ्तारी कर ली थी। हसाम की बात के जवाब पर जहाँ इबाद और खुद हसाम का कहका छत पाड़ हुआ था, वहीं दिलारा हंस के लूट-फूट हुई थी। साकिब के लबों को भी बेसाख्ता प्यारी सी मुस्कुराहट ने छुआ था। हमज़ा बेचारा की रूहानी शक्ल देखने लायक थी। यार तब मैं बहुत छोटा था, आखिर कितनी मर्तबा इस बात की याद दहानी करवाऊँ तुम्हें। वो रुआसा होकर बोला तो सब एक मर्तबा फिर से हंसकर लूट-फूट हो गए थे। खैर, आज इतना रगड़-रगड़ कर शक्ल क्यों चमकाया जा रहा है? तुम्हारा रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं क्या? हसाम शीशे के आगे खड़े हमज़ा को ज़ोर-शोर से मुँह धोते हुए देखकर बोला तो जवाब में हमज़ा गहरी सांस खारिज करके रह गया था। क्या बताऊँ मेरे भाई, मुझसे मेरे दुख दर्द की वजह पूछकर मुझे आंसू बहाने पर मजबूर मत करो। हमज़ा की दुख भरी आवाज़ पर हसाम इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, फिर समझता हुआ सर हिला गया था। ठीक है, नहीं पूछता, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हसाम कंधे उचकाकर बोलता वहाँ से जाने लगा तो इसकी बात पर हमज़ा के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े थे। बगैरत इंसान झूठे मुँह पूछ ही लेता है, मैं तो बस मिसाल दे रहा था। अच्छा ये छोड़ और मेरा दुख सुन। वो हसाम को कोसता आखिर में खुद ही अपने दुख सुनाने लगा, क्योंकि इसे अपने से साल बड़े भाई से पूरी उम्मीद थी कि इसका गम बांटने बगैर ही वहाँ से 9-11 हो जाएगा। बक भी दो। अब हसाम के कंधे पर 2 थप्पड़ मारता हुआ बोला तो हमज़ा करा कर रह गया था। एक तो सबका बस सिर्फ घर की छोटी औलाद पर ही चलता है। आज मैं क्लास ख़त्म होने के बाद क्लास से निकल रहा था, जब आमना ने मुझे पीछे से आवाज़ देकर रोक दिया। मेरा तो दिल गार्डन हो गया कि आखिरकार इसे मेरी मोहब्बत महसूस हो ही गई है, जो मुझे पुकार बैठी। हमज़ा की बात पर हसाम भी अब की बार वो तजस्सुस होता इसके नज़दीक हुआ था। अच्छा फिर? हसाम की इश्तियाक भरी आवाज़ पर हमज़ा इसका बाजू अपने कंधे से हटा गया था। मेरे करीब आकर बहुत प्यार से बोली कि हमज़ा भाई, आपका रंग तो मज़ीद काला पड़ता जा रहा है। मेरी मान के सुबह शाम साबुन से मुँह धोने के बाद फेयर एंड लवली क्रीम लगा लिया करें, रंगत में कदरे अफाका होगा। बात पूरी हुई तो आमना ये जा वो जा। हमज़ा की पूरी बात सुनने के बाद हसाम खुद इसका दौरा तलाश में मौजूद सोफे पर गिर गया था। इसका रद्द-ए-अमल देखते हमज़ा को अफसोस हुआ कि क्यों इस कमीने के कमीनापन को जानते बूझते अपने दिल की बात इसे कर गया था। सही जा रहा है मेरे भाई, बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी वो काम नहीं कर पाते जो काम औरत का ताना कर जाती है। हसाम हमज़ा को छेड़ता हुआ एक बार फिर से बेलगाम हंसने लगा था, जबकि इसके मनहूसपन पर हमज़ा इसे भाग से इशारे से लानत नवाजता तोली से अपना मुंह खुश करते कमरे में गायब हो गया था। आखिर हसाम की कंपनी हसाम की कमीनी नज़रों से बचना जो था,
वो अपने दोस्त ज़ैन के दरवाज़े पर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, पर शाम घर वाले शायद सो चुके थे। बात को कोफत होने लगी थी। वो वापस मुड़ने ही वाला था जब एकदम दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा तो खुल चुका था, पर दरवाज़ा खोलने वाला शायद सुलेमान टोपी पहनकर खड़ा था, जो इबाद को नज़र नहीं आ रहा था। जी, किससे मिलना है आपको? मध्यम सुरीली आवाज़ में सवाल सुनते ही इबाद एकदम चौंक सा कहता, किस कदर मीठी और दिल सोज़ आवाज़ थी। मैं ज़ैन का दोस्त हूँ इबाद। ज़ैन ने इफ्तारी का सामान भेजा है, ले लें। जाने क्यों, मगर आज पहली दफ़ा वो किसी ज़ुल्फ़े नाज़ुक की झलक देखने को बेताब हुआ था। इसकी बात सुनते अगले ही पल एक नरम और नाज़ुक सा हाथ दरवाज़े से बाहर आया था। इसके हाथों की खूबसूरती और नाज़ुकी देखते दिल में ये ख़्याल भी मचला कि दीदार भी कर लिया जाए। जी भाई ने बताया था, लाएं पकड़ा दें। वही मीठी सी आवाज़ दोबारा सुनते इबाद चौंक कर हवासों में लौटा और हाथ के पकड़े शॉपर आगे बढ़ा दी, जिसे वो अगले ही पल थाम के धीरे से दरवाज़ा बंद कर गई थी। शर्म कर इबाद, तेरे दोस्त की बहन, इसका इल्ज़ाम तो अब शैतान पर भी नहीं डाल सकता। वो भी कहता है, उफ़, ये नफ्स भी ना बेलगाम हमारा नफ्स होता है, इल्ज़ाम सारा शैतान पर लगा देते हैं। चल बेटा, भूल जा के अभी तूने कुछ देखा था। खुद से कहता दूसरी गली में मौजूद अपने घर की तरफ चल दिया था। आप ये क्या बना रही हैं? आप हमसा के सवाल पर दिलारा मुस्कुराती हुई इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़े इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। हसाम दही लेने दुकान तक गया था और ये बात अपने दोस्त की तरफ गया होता, जबकि साकिब इफ्तारी से चंद मिनट पहले ही घर आता था। सूप बना रही हूँ, वो मुस्कुराकर बताती वापस चूल्हे की तरफ मतवज्जा हुई थी। इतनी गर्मी में सूप क्यों पियेंगे हम? हमसा इसे देखते पूछने लगा। रोज़े की वजह से हमारा मैदा खाली होता है, ऐसे में हम इफ्तारी में जब एक दम ठंडा शरबत पीते हैं तो खराबी पैदा होती है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले खजूर और थोड़ा सा सूप पीकर इफ्तारी कर लेंगे तो बेहतर होगा। दिलारा की बात पर हमसा मुतफिक होता नजर आया था। इफ्तारी के बाद लड़के नमाज पढ़ने मस्जिद में चले गए थे, जबकि दिलारा भी नमाज पढ़ कर किचन साफ करने लगे थे। कुछ देर बाद सब लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। मान ले फिर असाम से अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता इस घर में। असाम चाय की चुस्की बढ़ता फर्जी का लफ्ज़ खाकर बोला, ना चाहते हुए भी सबको मानना ही पड़ा था, क्योंकि घर में सबसे अच्छी चाय असाम ही बनाता था, इसलिए शाम की चाय की जिम्मेदारी इसकी थी। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमसा गहरा सांस भरता हुआ बोला तो दिलारा की हंसी निकल गई थी। इसके यूं एकदम हंसने पर बेसाख्ता ही साकिब की नज़रें इस पर उठी थी, पर अगले ही पल अपनी नज़रों को बेसाख्ता कोसता हुआ नज़रें फेर गया। बेढंगों को छोड़े भैया, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। बात संजीदगी से बोला तो साकिब चाय का आखिरी घूंट भरता खाली कप मेज़ पर रखते ही बात की जाने मतवज्जा हुआ था। मैं सोच रहा था घर में इफ्तारी रख लेते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो जाएंगे, क्या ख्याल है? बात पर बाकी सभी संजीदा होकर बैठ गए थे। ख्याल तो अच्छा है, बहुत ईशा की नमाज के बाद बैठ के हिसाब लगा लेते हैं कितना खर्चा आएगा, सब कुछ कैसे मैनेज करना है। साकिब संजीदगी से बोला तो बात सारी हिला गया था। भैया, मैंने और हमजा ने भी इसी मकसद के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, हम भी हिस्सा डालेंगे। हसाम की बात पर हमजा सर हिला गया था, जबकि साकिब और इबाद इन दोनों की जानिब देखने लगे थे। हसाम, मैं और इबाद मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह, तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को पॉकेट मनी मिलती है बस, और इतनी ही जिसमें गुजारा हो सके, इसलिए इन चक्रों में मत पड़ो। साकिब की बात पर हमजा उठकर इसके पास बैठ गया था। प्लीज़ भैया, हमने बहुत खुशी और शौक़ से इस मकसद की खातिर पैसे जमा किए हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर हम भी इस कार खैर में हिस्सा डाल सकेंगे। साकिब मुस्कुराता हमजा के बाल बिगाड़ गया था। मेरी जान, जो कुछ मेरा है वो तुम सबका ही है, लेकिन तुम दोनों की खुशी की खातिर ऐसे ही कर लेंगे जब तुम लोग चाहो। अब खुश? वो नरमी से कहता हमजा के बाद हसाम पर नज़र डालता हुआ बोला तो वो दोनों खुशी से सर हिला गए थे। चलो अब नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद के लिए निकलते हैं। दिलारा, दरवाज़ा बंद कर लें आप। साकिब की बात पर वो तीनों भाई इसकी तलकीन में वहाँ से निकले तो दिलारा भी दरवाज़ा बंद करने की खातिर इनके पीछे चलती थी। वो बहुत पुरसकून थी, जाने बगैर के आने वाले चंद दिनों में इसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कि मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या सामने नज़र आने वाला मंजर झूठ है? हमसा की सदमाती आवाज़ पर डस्टिंग करती दिलारा मुड़ के इसकी आवाज़ समेत देखने लगी, फिर अगले ही पल हंस दी थी। हसाम, जब वो शौक़ से नई टोपी पहन कर कमरे से बाहर निकला था, इसके अंदाज पर बुरी शक्ल बना गया था। सारा साल दूसरों को टोपी करवाने वाला भी रमज़ान के महीने में खुद टोपी पहन लेते हैं। वाह मौला तेरी शान। ये बात पीछे से शाम के कंधे पर हाथ रखता बोला तो महफिल एकदम ज़ुफ़रान बन गई थी। बस यही हमारी पाकिस्तानी अवाम का हाल है, ज़रा सा कोई अच्छा काम शुरू कर दे, इस बेचारे को इतना ज़लील कर देते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भाई मैं तो बुरा ही अच्छा था, अच्छाई का काम शुरू करके शायद जुर्म कर दिया है मैंने। इसकी बात पर तीनों हंस के लूट-फूट हो रहे थे। भाई, एक बात तो माननी ही पड़ेगी। बात की बात पर तीनों सवारी नज़र से देखने लगे। शाम है तो पूरा खच्चर, पर कभी-कभी सच्ची बात कर देता है। बात की बात पर शाम का मुँह रोने वाला हो गया था। बस करे भाई, अब मज़ीद तंग मत करे शाम भाई को, ये तो मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। दिलारा इसे पचकारती हुई बोली तो बेचारे खुश होने के बाद शाम का मुँह ऐसे बन गया जैसे कड़वा बादाम में चबाया हुआ सीनारा।
कितनी दफ़ा समझाना पड़ेगा कि मैं खूबसूरत लड़कियों का भाई नहीं बनता। वो सर पीटता बोला, पास खड़े सामने रखकर इसकी गर्दन पे एक थप्पड़ मारा था। थप्पड़ की वज़ह से इसके सर पर पहनी टोपी नीचे गिरने ही लगी, जिसे वो जल्दी से थाम कर पीछे मुड़ता नाराज़गी भरी नज़रों से बात को देखने लगा था। मानता हूँ कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, पर कम से कम मेरे सर पर पहनी गई इस नई नकोर टोपी की ही इज़्ज़त कर लें। इसकी बात पर हमज़ा और दिलारा हाथ पर हाथ मारकर हँस दिए थे। अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या इस नाचीज़ का मुदाखलत की इजाज़त है? कब से लाउंज के दरवाजे पर खड़ा साकिब संजीदगी से बोला तो चारों एकदम अच्छे बच्चे बनकर खड़े हो गए थे। हसाम, तुम्हें मैंने नाई का पता करने का बोला था, इसे सब समझा दिया था कल क्या क्या करना है और किस मकदार में बनाना है सब कुछ। इसके सवाल पर हसाम झट से सर हिला गया था। जी भैया, सब समझा दिया, वो कल जुम्मे के फ़ौरन बाद आ जाएगा, फिर मैं देख लूँगा वो सारा इंतज़ाम। हसाम की बात पर सर हिलाते बात की तरफ मुतवज्जा हुआ। फ्रूट्स का फाइनल कर लिया? वही बात से सवाल करता चंद कदम आगे आया तो दिलारा वहाँ से खिसकने लगी। जब साकिब हाथ के इशारे से इसे रोक गया था, वो वहीं खड़ी रही थी। जी मैंने बात कर ली है रफ़ीक चचा से, वो पैकेट बनाकर इफ्तारी से पहले पहुँचा देंगे। शरबत हम घर में तैयार कर लेंगे। दिलारा बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए काम इसके सबूत था। ये बात की बात पर वो गहरी नज़रों से सामने खड़ी घबराई से दिलारा पर नज़रें डाल गया था। बाहर किसी से रब्ता कर लो, इन्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन्हें अफ्तारी में आने वाली ख़वातीन को देखना होगा। गहरी नज़र इस पर डालकर वो अपनी नज़र इस पर से हटा गया था। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आसानी से मैनेज कर लूँगी। ये बात भैया को मैंने ही बोला था। इससे पहले की बात कोई जवाब देता वो खुद ही बोल पड़ी थी, जिस पर साकिब दोबारा से देखता सर हिला गया था। पर हमज़ा, तुम्हारा काम हुआ, अब हमज़ा की बारी थी। जी भैया, मैं खजूरें ले आया था, किचन में रखी हैं, आप चेक कर लें। और हाँ, समोसों का ऑर्डर भी दे आया हूँ, कल वक्त पर उठा लूँगा। हमज़ा के पुरजोश होकर जवाब देने पर साकिब मुस्कुरा के इसका गाल थपथपा गया था। मुझे पता था मेरा शेर अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी से करेगा। इसकी बात पर हमज़ा सरशार सा होता मुस्कुराया था। दिलारा, ये आपके लिए है, कुछ कपड़े जूते लाया हूँ, चेक कर लें। वो हाथ में पकड़े 3 बैग इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला तो झिझकती हुई इसके हाथों से बैग थाम गई थी। इसकी क्या ज़रूरत थी, सर मेरे पास पहले ही मौजूद हैं, आपने तकल्लुफ़ किया। बिला वजह दुपट्टा सही करती बोली वो साकिब नफ़ में सर हिला गया था, जबकि बाकी तीनों भाई आंखों ही आंखों में एक दूसरे को शरीर इशारा कर रहे थे। ज़रूरत महसूस हुई है तो लाया हूँ ना, कोई तकल्लुफ़ नहीं किया। मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, मुझसे नहीं तो इन तीनों में से किसी से। इसकी बात पर महज सर हिलाते अगले ही पल वहाँ से 9 तो 11 हो गए थे। इसके जाने के बाद साकिब इन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बाज़ आ जाओ तुम तीनों, मुझे अब सब नज़र आ रहा है। इसकी तनबिया पर ये बात तो अगले ही पल वहाँ से खिसक गया था कि हसाम और हमज़ा खसियाने होकर हंस दिए थे। साकिब नफ़ी में सर हिलाता कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि इशा का वक्त हो रहा था। किचन में सामान पे सेट कर रही थी जब बाहर से शोर सुनाई दिया था। सब काम छोड़कर वो बाहर की तरफ चल गई थी। क्या हुआ, शोर क्यों मचाया रहे हो? वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा लाल पीले होते हमज़ा को देखकर ना समझी से पूछने लगी। आप ही, मुझे नहाना है। ये शाम कब से लेटा मरा गेम खेल रहा था। इसे मैंने कहा भी था कि नहा लो, बाद में मुझे नहाना है, तब ये उठा नहीं। और अब जब मैं नहाने लगा हूँ तो बाथरूम में नहाने दफ़ा हो गया है। हमज़ा बेचारा रोने वाला हो गया था। मेरी जान तुम मत कहो, अब तुम्हारे चीखने से वो बाहर नहीं आ जाएगा, नहाने दो उसे। वो प्यार से हमज़ा को समझाती हुई बोली तो वह एक आखिरी मरतबा दरवाजे को जोरदार थप्पड़ मारता वहाँ से हटकर कमरे की तरफ बढ़ गया था। मोटे, अगर दरवाज़ा टूट गया तो अपनी जेब से ही सही करवाना पड़ेगा। बाथरूम में मौजूद हसाम की आवाज़ सुनते दिलारा नफ़ी में सर हिला के थी। इसका वाकई कुछ नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद हसाम निकल कर कमरे में बंद हुआ तो वो हमज़ा को आवाज़ देने लगी थी कि आकर नहा ले, हसीन आ रही है, शलवार में नारा तो डाल दे। वो जल्दी से बोली थी। सामने कमरे से आवाज़ लगाई तो दिलारा इसकी तरफ चलती थी, जो बाजू दरवाजे के बाहर निकाल कर खड़ा था, जिसमें शलवार पकड़ी थी। वो हसाम को शलवार पकड़ाकर हटी थी जब किचन से हमज़ा के चीखने की आवाज़ आई थी। तेज़ी किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ हमज़ा अपने बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ा था। क्या हुआ हमज़ा? इसके सवाल पर हमज़ा को समझ न आई कि क्या जवाब दे। इस खबीज़ के काम देखे हैं आपने? गीज़र बंद था तो मैंने पानी गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया, जो इस ज़लील ने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं कैसे नहाऊँ? हमज़ा की बात पर दिलारा को हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ था। मैं आज इस आस्तीन के सांप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमज़ा गुस्से से तन-मन करता कमरे की जानिब बढ़ा। तब तक हसाम अंदर से लोग लगा चुका था। हमज़ा ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था। दिलारा परेशान नज़र से देखने लगी। साकिब पूरी बात भी घर पर नहीं थे, जो इन दोनों को पास कर लेते। हमज़ा, वो अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जानते तो हो तुम, इससे जुमा होने वाला है। मेरे भाई, जैसा भी पानी है नहा लो, मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो। हमज़ा को पुचकारती बोली। वो बेचारा चारों नचार नहाने चला गया था, वो भी ठंडे पानी से। दिलारा नफ़ी में सर हिलाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर आई ना। वो जो बेड पर बैठी परेशानी से हाथ मसल रही थी, हमज़ा की बात पर एकदम से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। हमज़ा, बाहर सब औरतें मुझे बहुत अजीब नज़र से देख रही हैं, मैं नहीं चाहूँगी बाहर। इसके रूहानी से अंदाज़ हमज़ा ने इसे देखा, जो बिल्कुल बच्चों की तरह परेशान हो रही थी। अपने भाइयों के होते हुए आपको कैसी परेशानी चले?
शाबाश बाहिर आए। वो बगैर इसकी एक भी बात सुने इसका हाथ पकड़े इसे बाहर अपने साथ कमरे में ले आया था, जहाँ औरतों के लिए तमाम किया गया था। कुछ औरतों ने बहुत चुभती नज़रों से हमजा के हाथ में दबा दिलारा का हाथ देखा था। ये लड़की कौन है? मलिक की सब बच्चियों से वाकिफ हूँ मैं, पर यह लड़की पहली मर्तबा देखी है। वही हुआ जिसका दिलारा को डर था। एक खातून ने यह सवाल कर ही डाला था। अब ताली भी होने वाली थी, पर इस वक्त कोई तमाशा भी नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद थी। पर हमजा ने इसे मुश्किल में फंसा दिया था। हाँ हाँ नहीं बहन, मैं भी यही पूछ रही थी सबसे, पर किसी को इल्म नहीं। जिस तरह इस घर के लड़के हाथों में हाथ डाले इससे खड़ी है, कोई गहरा ही रिश्ता लगता है। एक और औरत की बात पर अब की दफ़ा दिलारा का रंग सफ़ेद पड़ा। वो तेज़ से हमजा के हाथ से अपना हाथ निकाल के थी। हाँ, अमजद भी बता रहा था कि लड़कों ने एक लड़की रखी हुई है घर पर। एक और तीर चल रहा था जो सीधा दिलारा के सीने पर पेवस्त हुआ था। किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको शर्म नहीं आती किसी मासूम के मुतालिक ऐसी बात करते हुए? आप ही बेटियों वाले हैं, सब खुदा का खौफ खाए कुछ। हमजा इन सब की बकवास सुनता एकदम से बोला था, ओ भाई, मासूम और शरीफ लड़कियां यूँ चार चार गैर लड़कों के दरमियान नहीं रहती, और ऐसी लड़की को हमारी मासूम बेटों से मत मिलाओ। शोर एकदम बढ़ा तो साकिब भी बात और हसाम जो ड्राइंग रूम में मर्दों के पास थे, वो भी जल्दी में लाउंज में आ गए थे। एक पल लगा था इन्हें वहाँ मौजूद सूरत हाल को समझने में। हाँ, सही कह रही हो बहन, ये कौन सा शराफत है कि अकेली खूबसूरत जवान लड़की तनहा चार मर्दों के दरमियान रह रही है, और अल्लाह जाने कितनी दफ़ा मुँह काला। वो औरत बोल रही थी कि हमजा और हसाम एक साथ दाड़े इसे खामोश करवा के थे। किसी पर भुगतान बांधने से पहले इंसान को अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मैं चाहूँ तो आप में से हर एक के घर का पर्दा खोल सकता हूँ, पर इतना बेगैरत और बेज़मीर नहीं हूँ। बोलते हुए हमजा का सांस फूल गया था। और जिस लड़की पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप जानती भी हैं ये कौन है? ये साकिब भैया की होने वाली और हम तीनों की बहन है, बीवी, और हम तीनों की बहन है। शाम की बात में मोहल्ले वाला को तो क्या, खुद घर वालों का भी मुंह खुल गया था। साकिब दिलारा को दिल आ रहा, साकिब को रिपात और हमजा मुंह खोले शाम को देख रहे थे, पर अगले ही पल वह सब अपने तासुरात दुरुस्त कर चुके थे। महज दिलारा थी जो हौनक बनी सब देख रही थी। अगर ये साकिब की मंग है तो तुम लोगों के घर क्या कर रही है? इसके माँ बाप कहाँ हैं? घर वाले कहाँ हैं? लोगों की तसल्ली कहाँ होनी थी भला? भाभी के माँ-बाप का इंतकाल हो गया और ये अकेली थी, तो हम इन्हें यहाँ ले आए थे। वैसे भी अभी इतवार को निकाह है, फ़िक्र मत करें, आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। मज़ीद कुछ सुनना है बाकी है? वो एक के बाद एक धमाका करता सुकून से सीने पर हाथ बांधते सवाली नज़र सब पर दुरा गया था। अपने सवाल के जवाब में इसे महज खामोशी ही मिली थी। अज़ान होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, बैठ जाओ आप सब और तुम तीनों मेरे साथ आओ। साकिब संजीदगी से बोलता है, इन्हें अपने साथ आने का कहता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। वो वहीं खड़ी थी जब हिजाब की एक लड़की इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं चांदनी हूँ, इबाद भाई के दोस्त की बहन। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, क्या हम कमरे में जा सकते हैं? इस लड़की की नरम खूबसूरत आवाज़ पर बेसाख्ता सरी लाए इसके साथ कमरे की जाने बढ़ गई थी। ये सब क्या था? हसाम साकिब की ज़रूरत से ज़्यादा ज़ायद संजीदा आवाज़ पर सामने तो निकलते बाकी दोनों की तरफ देखा, पर वो यूँ हो गए जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। भैया, वो दरअसल इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता, दिलारा की खौफनाक चीज़ सुनते सब इसकी तरफ कमरे की तरफ भागे थे। सब क्या था हसाम? अच्छा, ये तो रिपीट हुआ है। सबसे आगे साकिब, इसके पीछे इबाद और इसके पीछे हमजा और हसाम थे। वो कमरे में पहुंचे तो दिलारा बेड पर खड़ी आंखें बंद किए चीखी जा रही थी। क्या हुआ दिलारा? साकिब ने तशवीश से इस्तफसार किया तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो पर से आंखें खोलती तेज़ी से बेड से उतरकर साकिब की तरफ भागी। उसका बाजू पकड़ के इसके साथ खड़ी होगी। वो बाथरूम में थी, मैं बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी जब वो एकदम बाथरूम में आ गया। वो जो इसके भीगे वजूद के अपने करीब पर खड़ा होने पर खफकी का शिकार था। दिलारा की बात पर इसका चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था। कौन था वहाँ? वो दिलारा की गिरफ्त से अपना बाजू आज़ाद करवाता सख्त तेवर लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा, जबकि पीछे वो तीनों भाई सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। साकिब एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर गया तो इसे खाली पाया था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बताओ दिलारा, कौन था? वो वापस आते दिलारा के करीब खड़ा होता लहू रंग आंखों समेत बोला तो इसके ऐसे तेवर देख कर तीनों भाई के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ था। वो बाथरूम में ही था, मैं बाहर आई तो मेरे पीछे ही बाहर आ गया था, अभी मेरे सामने बैठ के नीचे गया है। वो खौफज़दा नज़रों से बैठ के नीचे फर्श को देखती बोली। साकिना समझी से इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगा। भैया, ये हमजा के सच्चे पक्के यार की बात कर रही हैं? हसाम लापरवाही से बोला। इसके जवाब में साकिब को झटका लगा था। मतलब ये सारा खौफ और चीखो पुकार महज एक कॉकरोच की वजह से थी। साकिब ने अपने भाइयों पर एक बेबस नज़र डाली जो हंसी छुपाने की जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। दिलारा, वो एक छोटा सा कीड़ा है, आपका क्या बिगाड़ लेता जो आप इस कदर खौफज़दा हैं? वो तहम्मुल से
बोला तो दिलारा शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई थी। मगर घर में कीड़े मार पाउडर नहीं पड़ा क्या? इसने डरते-डरते साकिब से नज़र चुरा के सामू और हमज़ा की तरफ देखकर पूछा था। नहीं, हम कॉकरोच की तरह नखरे नहीं उठाते। आज पाउडर देंगे तो कल परफ्यूम माँगेंगे। ये कहाँ लिखा था कि हसाम सीधा जवाब दे देता। इसके जवाब पर इबाद ने इसकी गर्दन पर रखकर एक थप्पड़ मारा, जिस पर वो बिलबिला कर रह गया था। मैं कॉकरोच के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। वो रुआँसी होती बोली तो इसकी अजीबोगरीब बात पर हमज़ा और हसाम की हँसी छूट गई थी, जबकि इबाद भी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। साकिब ने कड़ी निगाह इन तीनों पर डाली तो वो शरीफ बनकर खड़े हो गए थे। ओके, फिर मुझसे निकाह कर लें ताकि इस कॉकरोच की बजाय आप मेरे साथ कमरे में रह सकें। इसकी इखलाकी तवक्का बात पर जहाँ दिलारा की आंखें फैल गई थी, वहीं तीनों भाई भी मुंह खोले अपने मिसने भाई को देखने लगे थे। जी वो हुनक पर नहीं पूछने लगी तो उसके चेहरे के तासुरात पर साकिब मुस्कुराहट रोकने की खातिर लबेज क्या था। हाँ जी, साफ लफ्ज़ों में पूछना हूँ मोहतरमा, क्या आप मेरे 3 अदद भाइयों छोटे भाइयों की बड़ी भाभी बनकर मुझे अपना शुक्रिया अदा करने का मौका देंगी? इसके सवाल पर जहाँ तीनों भाई होश में आते सीढ़ी बजाने लगे, वहीं दिलारा का चेहरा सुर्ख हुआ था। साम आपके कमरे से अभी कॉकरोच निकाल देता है और आप सुबह तक सोच के अपने जवाब से आगाह कर दीजिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्बत जवाब ही देंगी। अपनी बात मुकम्मल करता हुआ कमरे से निकल गया तो उसके पीछे ही बात भी दिलारा के चेहरे के सर पर मुस्कुराकर हाथ रखता कमरे से निकल गया, जबकि साम और हमज़ा दिलारा को छेड़-छेड़ कर इसका बुरा हाल कर दिया था। इतना कि वो बेचारी कॉकरोच की मौजूदगी उसका खौफ भूल ही गई थी। ज़ैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 दिन से अस्पताल में दाखिल था। ज़ैन की एक ही बहन थी और अम्मी थी, बस वालिद हयात ना थे। 2 दिन से इबाद अस्पताल में ही गन-चक्कर बना हुआ था। अभी भी इसकी अम्मी अस्पताल में थी। उन्होंने इबाद को घर से ज़ैन के लिए सूप लेने भेजा था, जो चांदनी ने बना कर रखा था। ज़ैन के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा कर इसके खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जी कौन? वही मीठी आवाज़ इबाद के कानों से टकराई थी। इसे अपनी रूह तक को सुकून मिलता हुआ महसूस हुआ था। ज़ैन और इबाद मोहल्लेदार होने के साथ-साथ बचपन के दोस्त भी थे, पर ये दोस्ती घर के बाहर तक ही महदूद थी। चांदनी पर्दा करती थी, इसलिए इबाद कभी इसका चेहरा नहीं देख पाया था, पर वो इसकी खूबसूरत आवाज़ और नाजुक से मोमी हाथों का दीवाना था। इसे पता था ये लड़की हसीन तर है। इबाद को अब पता ही ना चल सका कब इसके दिल में चांदनी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। मोहब्बत हमारे इख्तियार में थोड़ी होती है, ये तो कभी भी किसी से भी हो जाती है। बस इबाद जमाल को भी चांदनी लिहाज से मोहब्बत हो गई थी, न जाने कब। मैं हूँ इबाद, इसके जवाब पर वो थोड़ा-सा दरवाज़ा खोल गई थी। अब रुकिए, मैं खाने के बैग लेकर आती हूँ, अपनी असली नर्म आवाज़ में कहती। वो फिर से दरवाज़ा बंद करके पलट गई थी। इसकी वापसी ठीक 2 मिनट के बाद हुई थी। शायद वो पहले ही खाना पैक करके रख चुकी थी। घर के आधे खुले दरवाज़े से एक मोमी हाथ बाहर आया था। इबाद की आँखें इसके नाज़ुक हाथ पर जम गईं। किस कदर खूबसूरत से तराशा था ऊपर वाले ने इसके हाथों को। ये पकड़ ले भाई, इसकी रोई सी आवाज़ पर जहाँ वो होश में आया, खुद को मलामत करता अपनी नज़रों हटाकर बैग पकड़ लिया। वहीं इसके भाई कहने पर इसके मुँह के ज़ाविये बुरी तरह बिगड़ गए थे, यूँ जैसे कड़वा बादाम चबा लिया हो। इसके बैग पकड़ने की ही देर थी कि वो फिर से दरवाज़ा बंद कर गई थी। कोई नहीं बात बेटा, तेरा वक़्त भी आएगा। मुँह में बड़बड़ाता हुआ सामने खड़े अपने भाई की तरफ बढ़ गया था, जबकि लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट चमक रही थी, जो यकीनन किसी के खुशगवार ख़्याल की अलामत थी। अज़ाम उठो जल्दी, हरी मिर्च और पुदीना ख़त्म हो गया है, पहले वो ला दो। वो लाउंज में सोफ़े पर नीम दराज मोबाइल पर गेम खेल रहा था जब दिलारा इसके पास आती हुक्म सुनाने लगी। ये लेवल ख़त्म होने थे फिर लेके आता हूँ। वह हनूज़ गेम में मगन बोला था, लेकिन मैं इफ्तारी बना रही हूँ, मुझे अभी चाहिए। वक्त बहुत कम रह गया है। इसके बाद मैं सामने एक दफ़ा नज़र उठा के इसे देखा, फिर वापस मोबाइल में गुम हो गया। यार मैं गेम में खेल रहा हूँ, आप हमज़ा को भेज दें। इसकी बात पर दिलारा से घूर के रह गई थी। पहले इसे बोला था, पर वो अपने दोस्त की कॉल पर बाहर निकल गया था, न जाने कब वापस आएगा। वो इसे बताती एक नज़र घड़ी पर डाल गई, जहाँ इफ्तारी में थोड़ा ही वक्त रहता था। ये बात भैया से बोल देना। फिर इसकी लापरवाही पर दिलारा दांत कचकचा कर रह गई थी। बात भैया अस्पताल गए हुए हैं, इफ्तारी बाहर ही करेंगे आज, तुम उठ रहे हो, यहाँ लगाओ एक थप्पड़। एहसान के कहने पर ही वो इसे नाम से पुकारती थी। अब चंद दिनों में ही यूँ सबसे घुल मिल गई थी, जैसे हमेशा यहीं रहती हो। अच्छा, फिर आपके होने वाले सरताज घर आने ही वाले होंगे, इनको कॉल करके बोल दें, वो ले आएंगे। असाम की फजूल गोई पर वो कुछ उठा के इसकी तरफ फेंकते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वाकई बस साकिब वाला ऑप्शन ही बचा था। या अल्लाह, वो लड़कों के शोर पर जैसे किचन से बाहर निकली, सामने नजर आता मंजर देखकर चीख उठी थी। हमजा के सर पर और बाजू पर पट्टी बंधी थी, जबकि पाँव भी जख्मी थे, चेहरा खराशों पर था। हसाम और एक और लड़के ने इसे सहारा देकर रखा था। ये क्या हुआ है हसाम? वो तेजी इसके करीब आए थे, इसका चेहरा नरमी से छूती तड़प कर हसाम से पूछने लगी थी। कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। हसाम इसे कमरे में ही लेकर चलते हैं। साकिब इन दोनों के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था और जाहिर था कि इन मामले से लाइम था। दूसरा लड़का घर से बाहर निकल गया तो साकिब हसाम इसे सहारा देते हुए कमरे में ले गए थे। दिलारा भी तेजी इनके पीछे गई थी। साकिब और हसाम इसे बेड पर बिठा कर पीछे हटे। दिलारा हमजा के पास बैठ गई थी। वो दर्द हो रहा होगा ना,
वो आँखों में आँसू लिए हमज़ा से पूछने लगी तो वो तीनों भाई से देख कर रह गए थे। "आप यार, आप क्यों रो रही हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, हल्की-फुल्की चोटें आपके भाई का क्या बिगाड़ लेंगी? मैं यहाँ हँस रहा हूँ और आप रो रही हैं।" वो तकलीफ़ पर में था पर इसे पुरसुकून करने के लिए हँस कर बोल रहा था। दिलारा से घूर कर रह गई थी। "मुझे सब नज़र आ रहा है कितनी लगी है और कितनी नहीं। अज़ान होने वाली है, मैं जल्दी से कुछ हल्का-फुल्का बना देती हूँ और शाम तुम यहाँ कमरे में ही बर्तन रखो, हम यहीं इफ्तारी कर लेंगे।" शाम को हुक्म देते ही वो हमज़ा का गाल थपथपा कर चली गई। अफ्तारी के बाद वो सब हमज़ा के पास ही बैठे हुए चाय पी रहे थे जब साकिब एकदम दिलारा की तरफ मुतवज्जा हुआ था। दिलारा आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुंतज़िर हूँ। साकिब एकदम दिलारा से बोला तो साँस जैसे जैसे उसका साँस रुक गया था। क्या आप मेरी ज़ौजियत में आना पसंद करेंगी? वो एक दफ़ा फिर से ऐसे सवाल कर गया था। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। चंद लम्हे की खामोश नज़रों के बाद वो बोली तो भी तो ये वजह मुझे से बहुत सबसे पूछा था क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो इन सब पर धमाका करते शर्मिंदगी से नज़र झुका गए थे जबकि इन तीनों भाइयों की आंखों में तेज़ से बेयकीनी वाज़ेह थी। मैं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमज़ा की बेयकीनी आवाज़ निकली थी और सबकी आंखों में तेज़ से बेयकीनी देखकर दिलारा का दिल क्या ज़मीन में गिर जाए। आंसू तेज़ी से आँखों की सतह गीली करने लगे थे। दिलारा बेहतर होता आप आधी सच्चाई की जगह पूरी सच्चाई बयान करती। साकिब की पुरसुकून आवाज़ पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। इसकी भीगी सुर्ख़ आँखें देखता साकिब मुश्किल ही नज़रें इस पर से हटा पाया था। क्या मतलब है? वो नासमझी से बोली तो साकिब सुकून से अपने बाजू सीने पे बाँधता इज़ी होकर बैठ गया था जबकि बाकी सभी सारी नज़र इसी पर जमी हुई थी। शायद आपको शादीशुदा लफ्ज़ की जगह बेवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। साकिब की बात पर दिलारा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कैसे जानता था इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा सच क्या? तीनों भाई एक कोर्स में चीखे थे। मोहतरमा दिलारा साहिबा 10 साल की उम्र में ही बगैर रुखसती के बेवा हो चुकी थी। इसके इंकशाफ पर दिलारा जब से आंखें मीच गई थी पर ऐसा कैसे हो सकता है? हसाम के हल्क से फंसी-फंसी आवाज़ बरामद हुई थी। दिलारा ने गहरा सांस भरते नज़र झुकाकर बोलना शुरू किया। वो छोटी थी जब यतीम होगी माँ-बाप का साया सर से उठ गया था। चचा अपने पास ले गए थे। चचा को बहुत मोहब्बत थी अपनी भतीजी से इसलिए चंद साल गुज़रे। इनका बेटा अहमद 18 का था और दिलारा 10 साल की थी तो चचा ने अपनी बीवी की मुखालफत के बावजूद दोनों का निकाह करवा दिया। भाई की निशानी हमेशा अपने पास रखने के लिए। निकाह के कुछ रोज़ बाद की बात है जब हम अहमद कॉलेज से वापस पर एक रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर अल्लाह को प्यारा हो गया। नन्ही सी दिलारा पर इतनी सी उम्र में ही मनूस का ठप्पा लग गया था। चची ने जीना दोभर कर दिया था। दिलारा 18 की हुई तो चचा की दलील से चुपके से पार कर गई। तब से अब तक हॉस्टल में धक्के खाती उम्र गुजर गई थी। जब एक हसीन हादसे के तौर पर वो इन मुखलिस लोगों तक काम पहुंची थी। वो चुप हुई तो हसाम उठकर इसके करीब बैठा था। इसके सर पर हाथ रखा था। इसे आंसू बहाने से बाज रखा था। आप ही सब में आपका कोई कसूर नहीं था। लोगों की गंदी सोच का इलाज कहाँ किया जा सकता है? हमजा की बात पर वो सर हिलाती सर झुका कर थी। फिर क्या डेट फिक्स करें निकाह की? साकिब की बात पर दिलारा ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा। आंखें शौक से फैली हुई थी। भैया मेरे ख्याल से कल का ही दिन बेस्ट रहेगा। नेक हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? अज़ाम की बात पर साकिब संजीदगी से सर हिला गया था। लेकिन मैं दिलारा ने कुछ बोलना चाहा तो साकिब हाथ उठा के इसे खामोश करवा गया था। जो आपके साथ हुआ यकीनन बहुत बुरा था लेकिन इन सब में कहीं भी रही बराबर भी आपका कसूर नहीं था। आप में ऐसा कोई ऐब नहीं जो आप इनकार करें। हाँ, अगर मुझ में कोई ऐब है तो आप बता सकती हैं। साकिब की बात पर तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गए थे। भला इसमें कोई बुराई कैसे हो सकती है? फिर क्या ख्याल है? वो फिर से सवाल दोहरा गया था। दिलारा गहरी सांस भरती आंखें मूंद की थी। कभी ना कभी किसी न किसी का तो होना ही था तो फिर साकिब ही क्यों नहीं? इससे महफूज और मोहब्बत वाला ठिकाना और लोग कहाँ मिलते इसे? जैसा आपको ठीक लगे मैं तैयार हूँ। धीमी आवाज़ में अपना जवाब सुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई पर इस अपने पीछे उठने वाला पुरजोश शोर इसे साफ सुनाई दिया था जिस पर मुतमिन से अल्लाह का शुक्र अदा करते कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हज़ाम यार थोड़े पैसे चाहिए। हमजा की बात पर सामने आंखें घुमाते हुए इसे देखा था। भाई अपने पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तुझे कहाँ से दूँ? वो लापरवाही से कहता वापस अपने मोबाइल में गुम हो गया था। अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद है अब। हमजा की बात पर सामने नज़र उठाकर सवाली नज़र से इसे देखा था जिसे पूछना चाह रहा हो कौन सा मकसद है? ज़िंदगी में बस इतना पैसा ज़रूर कमाना है कि जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं हुए इसको इस नेक मकसद के लिए पैसे दे सकूँ। इसकी बात पर हसाम इससे हाथ से लांघने का इशारा करते कमरे से निकल गया था। इसके तासुरात देखते हमजा की हंसी छूट गई। रोज़े का तो पता ही नहीं चला। आज हमजा हसाम के साथ भाई सोफे पर बैठा जमाई लेता बोला था। हाँ, सारा दिन सोने के बाद हसाम के तन से भरपूर आवाज़ पर जहाँ के लबों से हंसी फिसली थी वहीं हमजा बुरा सा मुँह बना गया था। भाई आज के बाद ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। वो नाराज़गी से कहता सोफे पर नीम दराज हो गया था और ऐसा मोज़ा क्यों रूनुमा होगा वो भी इस सदी में। हसाम के सवाल पर हमजा ने चेहरे से तकिया हटाकर बहुत अकड़ से देखा था क्योंकि सांस भी लूँगा तो 4 लोग दूर हो जाते हैं। वो भी भरपूर एक्टिंग करता बोला था। दिलारा मदद से बैठी इनकी नोक-झोंक
से मुफीद हो रही थी। बेटा तुझे एक अदद अच्छे टूथपेस्ट की ज़रूरत है, बस बदबूदार सांस लोगों को दूर होने पर ही मजबूर करती है ना। अज़ाम एक दफ़ा फिर मैदान मार चुका था, जिस पर अब की बात दिलारा के साथ साथ लॉज में दाखिल होते बात की भी हंसी शामिल हुई थी। पार्सल आ गए हैं। इबाद के हाथों में मौजूद बैग देखते हमजा पुरजोश होकर बैठा और पूछने लगा था, तो इबाद मुस्कुराता हुआ सर हिला गया था। हिसाम भी पुरजोश सा इसके करीब आ गया। ऐसा क्या है इनमें जिस जिस पर इस कदर पुरजोश होया जा रहा है? दिलारा इन तीनों का चमकते चेहरे देखकर पूछे बगैर न रह सकी। आपके सुहाग का जोड़ा? हसाम की शौक आवाज़ पर बेसाख्ता दिलारा के गाल गुलाबी हुए थे। यहाँ आप भी मिलकर देखते हैं। हमजा के इश्तियाक से बोलने पर दिलारा इनके करीब ही नीचे मैट पर बैठ गई, तो इबाद बैग्स खोलने लगा था। देखिए हमारी होने वाली भाभी को हमारी पसंद भी आती है या नहीं। हमजा की बात दिलारा इसके सर पर चपड़ रसीद की दिलारा शॉपिंग पर जाने से मना करती थी। इन्हें कह चुकी थी कि वो अपनी मर्जी से जो भी लाएंगे वो खुशी खुशी पहन लेगी, जिस पर इनके चेहरे खिल उठे थे। कितना शौक था इन्हें कि इनकी कोई बहन होती, इसके सब शौक पूरे करते। दिलारा की सूरत में इनका ये ख्वाब पूरा हो गया था। इन तीनों ने साकिब के मशवरे से ऑनलाइन चीज़ें पसंद करके ऑर्डर कर दी थी। अर्जेंट डिलीवरी के साथ निकाह इतवार की जगह जुम्मे को रखा गया था, जिसकी वजह से इन्हें तैयारी का वक्त मिल गया था। पहले बैग में से सुर्ख रूसी जोड़ा निकाला, जिससे देखकर दिलारा के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। जोड़ा इसकी सोच से बढ़कर हसीन था। खिले हुए सुर्ख रंग लहंगे पर सुनहरी खूबसूरत काम किया गया था। जोड़े के अलावा 3 जूते, ज्वेलरी, परफ्यूम, फेस वॉश, लोशन, मेकअप का सामान और घर पहनने वाले कुछ जोड़े थे। हर चीज़ बहुत खूबसूरत और नफीस थी। हमने बस चंद एक चीज़ें ही खरीदी हैं निकाह के लिए, बाकी शॉपिंग आप भैया के साथ जाकर कर लीजिएगा अपनी पसंद की। बात पर दिलारा की आंखें भीगने लगी थी। माँ बाप के बाद इस दर की ठोकर खाने के वाली लड़की ने कहाँ देखी थी ऐसी मोहब्बत और ऐसा मान किसने दी थी इसे आज तक ऐसी इज्जत। इसकी बरसती आंखें देखकर वो तीनों एकदम परेशान हुए थे। क्या आप भी क्यों रो रही हैं आप? हमजा बेचैनी से इसके नज़दीक आते पूछने लगा था कि आपको हमारी पसंद की चीज़ें पसंद नहीं आई? आप रोए मत, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही मिल जाएगा। साम भी तसल्ली देते हुए बोला था। जी हसाम से ही कह रहा है, हम आपकी पसंद की चीज़ें मंगवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बात भी हसाम से इत्तेफाक करता बोल उठा था। दिलारा को मज़ीद रोना आने लगा था। ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी मोहब्बत और मान देखते मेरी आंखें भर आई थी। सब मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उन्हें आंखों से मुस्कुराई तो इन तीनों भाइयों की जान में जान आई थी। कसम से हसीना रहा, आपने सही कोकिला वाला किरदार अदा किया और अब पल में गोपी बहू बन गई हैं, डरा कर रख दिया हमें। हसाम ने हमेशा की तरह उल्टी मिसाल दी थी। दिलारा हंसती हुई इसके कंधे पर थप्पड़ जड़ गई थी। अल्लाह अल्लाह, इतना नाजुक हाथ, नाश्ते में फूल खाती हैं क्या? हसाम की ज़ुबान फिर से पिसली तो दिलारा हंसती चली गई। इसे कुछ देखकर वो तीनों भी भाई भी सुकून का सांस भर गए थे। कसम से हसीना रहा, आपने सही। अच्छा ये रिपीट हुआ है। यार मैं तो थक गया हूँ, हमजा धप से सोफे पर बैठता हुआ बोला था, तो पास खड़े सामने से भरपूर घूरी से नवाजा था। ऐसा कौन सा भारी भरकम काम किया है तुम्हारे इस नाजुक वजूद ने जो तुम थक गए हो? सामने इसके कंधे पर थप्पड़ रसीद किया तो हमजा चीख उठा था, किन जालिमों के हत्थे चढ़ गया हूँ मैं। लोगों के भाई होते हैं एक जो अपने छोटे भाइयों पर एक खरोच भी नहीं आने देते, और एक यहाँ मेरे भाई हैं, हर वक्त मुझे पंचिंग बैग समझ कर धोते रहते हैं। वो रूहान से होकर बोला। तो पास से गुजरती दिलारा फ़ौरन से इसके पास आई थी। क्या हुआ मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हमजा के पास बैठती परेशानी से पूछ उठी थी। वो अभी बात के साथ सैलून से आई थी फेशियल वगैरह करवा कर। पापी मेरे भाई हर वक्त मुझे गंदे कपड़े समझ कर धोते रहते हैं। वो अपना दुखड़ा फिर से रोने बैठ गया था। सर और इबाद भाई तो नहीं मारते कभी, बस हसाम ही मजाक मजाक में मार लेता है। वो तेज से बोली, जिस पर हमजा के साथ साथ हसाम की आंखें भी फैल गई थी, जबकि इबाद लब दबाकर बैठ गया था। वाह वही बात, सर की हिमायत में फ़ौरन बोल उठी हैं आप, और मैं जो दिन रात आप ही करता रहता हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं। इसकी बात में आवाज़ में मसनूई हैरत के साथ शरारत भी नाच रही थी, जिसे महसूस करते दिलारा के गुलाबी गाल थक उठ रहे थे। फजूल बातों को छोड़ कर तैयारी शुरू करो, वो मज़ीद घंटे तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। साकिब की संजीदा आवाज़ सुनते जहाँ वो तीनों भाई सीधे होकर बैठे थे, वहीं दिलारा सर पर लिया दुपट्टा पेशानी तक खींच गई थी, जिस पर सामू हमजा सीटी बजाने लगे थे। इसकी हरकत पर साकिब ने इन्हें घूर कर देखा तो जो दिलारा को तंग कर रहे थे। अभी आपको पता है, कल मैंने खुद को टीवी में देखा था। शाम की बात पर दिलारा ने झटके से चेहरा मोड़ कर शाम की तरफ देखा। सच में? वो पुरजोश होती सवाल करने लगी, तो इसका जोश देखते साकिब के लब धीमे से मुस्कुराहट में ढले थे, जबकि बाकी दोनों भाई सुकून से बैठे थे, जैसे जानते हो कि अच्छी तरह से शाम को। हाँ ना, आप भी खुद को देख सकती हैं। इसकी बात पर दिलारा के चेहरे पर नासमझी भरे तासुरात फैल गए थे। पर वो कैसे? इसके सवाल पर साकिब नफी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब चल दिया था। इससे दिलारा पर भी हंसी आ रही थी, जो अब तक हिसाब की आदत को समझ नहीं सकी थी। जाहिर है टीवी बंद करके
इसकी बात पे जहाँ हमजा और इबाद की हँसी छूटी थी, वहीं दिलारा पास पड़ा कुशन इसके सर पर मार गई, जिसे वो हँसते हुए थाम गया था। वो नम आँखें लिए चांदनी के कंधे से लगी हुई थी। अभी कुछ सेकंड पहले ही वो अपने पूरे हकूक साकिब जमाल को सौंप कर इसे अपने जिस्म जान का मालिक बना चुकी थी। चांदनी इसके पास ही थी निकाह के वक्त। निकाह होते ही मौलवी साहब और तीनों भाई कमरे से बाहर चले गए थे और दिलारा चांदनी के कंधे लगे रो रही थी। इसे इस वक्त किसी हमदर्द कंधे की अशद ज़रूरत थी। माँ बाप की कमी तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर ही महसूस होती है, पर आज के दिन ये कमी बहुत ज़्यादा खिल रही थी। कैसी बदनसीब दुल्हन थी वो, जिसे अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन माँ बाप की शफ़क़त ही ना मिल पाई। गले से लग कर वो दुआ देने वाला कोई अपना इसके साथ ना था। बस करे दिलारा, इतनी प्यारी लग रही हैं, रो रो कर सब खराब कर लेंगी। चांदनी की मोहब्बत भरी डांट पर वो आंखें पूछते हुए इससे अलग हुई थी। हम अच्छी दोस्तें हैं ना, तो अपनी दोस्त की मान कर ये आंसू साफ करे, प्यारी सी स्माइल दे मुझे। इतने खास मौके पर ऐसी रूखी सी सूरत मत बनाए। वो खुद से दिलारा के आंसू साफ करते बोली तो इसकी मोहब्बत महसूस करते दिलारा भी मुस्कुरा दी थी। गुज़रे चंद दिनों में इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अभी वो मज़ीद कोई बात करते जब दरवाज़ा नौकर के हमजा साम और बात कमरे में दाखिल हुए थे। वो तीनों दिलारा को बड़े भाइयों की तरह प्यार और दुआ देकर अपने साथ का एहसास दिला गए थे। चांदनी आपी दिल आपी को बाहर लेकर चले। अब हसाम ने काम में छुपी हुई चांदनी से बोला तो वो सर हिला गई थी। वो खुद भी बाहर जाना चाहती थी क्योंकि ये बात की नज़रें से परेशान कर रही थी। साकिब अपने दोस्तों के दरमियान बैठा इनकी शरीफ बातों से महफूज हो रहा था जब एकदम किसी एहसास के तहत अपनी आंखें उठा ली और ये आंखें उठाना जैसे इसे भारी पड़ गया था दिलो दिमाग पर। सामने ही वो हसीनाओं के हुस्न को मात देती हुई दिलारा इसके दिलो जान पर कब्जा जमाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसके नाम के लाल जोड़े में मलबूस इसके नाम का श्रृंगार किए इसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। वह एक ट्रांस की कैफियत में अपनी जगह से उठकर इसकी तरफ कदम उठाता इसके आगे अपना मजबूत हाथ फैला गया था। इसकी हरकत पर तालियों सीढ़ियों का तूफान उमड़ आया था, जिस पर बजाय खुजल होने के पूरे दिल से मुस्कुराकर सर को खम दे गया था। हमजा ने दिलारा का रास्ता कामता हाथ पकड़कर साकिब के हाथ में दे दिया तो मेहंदी चूड़े से सजे इसके नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे अपने साथ लिए सोफे की तरफ बढ़ गया था, जिसे इसके भाई ने बहुत मोहब्बत से फूलों से सजाया था। इसे बिठाकर वो खुद इसके पास से बैठा। इसकी इस कदर नज़दीकी में दिलारा का दिल बाहर आने वाला हो गया था। इसने कहा महसूस किया था भला आज से पहले ऐसा अनोखा छूता एहसास। बारी बारी सब आके इन्हें मुबारक और दुआ देने लगे, इन दोनों का मुंह मीठा करवाने लगे। इसकी घबराहट महसूस करते साकिब ने फिर से इसका हाथ अपने कैद में ले लिया था, जिस पर वो अपनी झुकी हुई गर्दन मज़ीद झुका गई थी कि हमजा किचन से बाहर आ रहा था। जब इससे सामने वाली खिड़की आमना नजर आई, इसकी इशारा की रग फड़क उठी थी तो इसे इसकी तरफ बढ़ा था। कैसी हो आमना? इसकी आवाज़ पर आमना चौंक इसकी तरफ देखने लगी, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में अच्छा खासा हैंडसम लग रहा था। मैं बहुत अच्छी हूँ, मज़े की बात आज तुम भी गलती से अच्छे लग रहे हो। वो ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली तो हमजा फर्जी कलर उठा गया था। खैरियत है ना? आज मुंह से अंगारे बरसाने की बजाय तारीफ कर रही हो, कहीं हैंडसम पर दिल तो नहीं आ गया? हमजा इतरा कर बोला तो आमना की हंसी निकल गई। किस खुशहमी में हो बेटा? मुझे छोटे बच्चे नहीं पसंद, मुझे मेच्योर मर्द अच्छे लगते हैं। आमना अपने बाल झटकती एक अदा से बोली थी मेरे दोस्त के दादा अबू सिंगल हैं, कहो तो बात चलाऊं? वो हंसी जब्त करता सीरियस होकर बोला तो आमना गुस्से से सुर्ख पड़ गई। हाथ के इशारे से इस पर लाने भेजती वो तनफन करती वहाँ से निकली तो हमजा के पीछे हंसी जब्त करते हसाम का ज़बरदस्त कहका पड़ा था। अगले ही पल वो दोनों भाई वहाँ खड़े पागलों की तरह हंस रहे थे। वो भाई दोस्तों को अलविदा कर रहा था जब इसकी नज़र बेसाख्ता किचन की तरफ पड़ी थी। गुलाबी सूट में मलबूस कोई नाजुक सी लड़की पुश्त किए खड़ी थी। लड़की के लिबास और सर पर किए गए हिजाब और लिबास से एक सेकंड में पता चल गया ये लड़की कौन है। दिल की बेसाख्तगी पर वो कदम आगे बढ़ाने लगा तो चेहरे का थोड़ा सा रुख देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि निकाब उतरा हुआ है। वो सब कुछ पश्त डालता हुआ दबे कदम आगे बढ़ाने लगा। दिल ताकि बेसाख्ता धड़कने लगा था। वो भी पूरे जोश से अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस करता दिलारा एकदम चेहरा मोड़ गई थी तो जहाँ इबाद को सामने पाकर नुहासी हुई, वहीं बात के सामने ज़मीन और आसमान घूम गए थे। ऐसा गहरा शौक लगा कि नज़र हटाना भूल गया था। इसकी शाकी नज़रें महसूस करते हुए खुद को मलामत करती लरजती उंगलियों से अपने निकाह वापस चेहरे पर चढ़ाने लगी थी। चाय की ट्रे पकड़कर तेज से एक सेकंड से निकलती दिलारा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो अभी तक शॉर्ट में था। ये चांदनी थी, ये आम की शक्ल सूरत की दिखने वाली लड़की चांदनी थी। इसकी खूबसूरत आंखें और नाजुक मोमी हाथ पैरों को देखकर वो तो कुछ और ही तस्वुर किए बैठा था और यहाँ इसे अपने दिमाग माफ होता हुआ महसूस हुआ था। जेब में पड़ा मोबाइल तरतराया। वो बाकी सब कुछ पश डालकर बाहर के जाने बढ़ गया था। लाल और सुनहरी इम्तियाज के खूबसूरत लहंगे में सजी सब्रियों पर परेशान सी बैठी थी। हमेशा सादगी में रहने वाली दिलारा पर निकाह के जोड़े में टूट कर रूप आया था। हसाम और हमजा तो बार बार इसकी नज़रें उतारने पर मजबूर हो रहे थे।
थोड़ी देर पहले चांदनी इसे और इसके साकिब के मुश्तरका कमरे में बिठाकर गई थी, जो गुलाब और मोती के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इन तीनों भाइयों ने अपने बड़े भाई और आपी की शादी पर खूब अरमान पूरे किए थे। अभी वो कमरे में नजर दुरा रही थी जब एकदम कमरे के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। तेजी से सीधी होकर बैठी घूमकर फिर से चेहरे पर डाल लिया था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अपने कमरे की पहरादारी के लिए किसी को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी, और ना ही आज जुम्मे रात है, तो फिर मेरे कमरे के दरवाजे पर ये नाका क्यों? साकिब इन तीनों भाइयों को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े रास्ता रोके खड़े देखे शरारत से बोला, तो इनकी बात पर तीनों के मुंह खुल गए थे। नहीं, सबसे पहले तो आप अपनी बात की वजाहत करें ना। हम आपको किस जाविर से फ़कीर लग रहे हैं? माना कि मेरे ये दोनों बड़े भाई कबूले सूरत हैं, पर मैं तो हूँ ना हसीन और जमील, और ज़रा हसीन और जमील कम अज़ कम मुझे देख कर ही अपनी बात पर नज़रसानी कर लेते आप जनाब। हमजा के मुंह से होती अपनी इज़्ज़त अफजाई पर हसाम और इबाद दोनों की एक साथ इसकी बिजली गर्दन पर हाथ मार गए थे, जिस पर वो करा कर रह गया था। साले तू हुसन जमील है तो क्या हमारे माथे पर ही बड़ा बड़ा फ़कीर लिखा है? साम हमजा को घूरता बोला तो साकिब से कड़ी नज़र से नवाज गया था। इन दोनों का 36 का आंकड़ा कभी ख़त्म नहीं होना था। जल्दी से हमारा नेक निकाले। ये बात इन दोनों का दफ़ा करता आगे होकर बोला तो साकिब से नासमझी से देखने लगा। बाकी दोनों भी अपनी लड़ाई को किसी और वक्त के लिए छोड़ते मैदान में कूद पड़े अपना हक लेने के लिए। साड़ा हक थे रख साम अपनी हथेली साकिब के सामने फैलाता कड़ा कर बोला था। बाकी दो भी तेज से सड़ी लागत के अगल बगल खड़े हो गए थे। कौन सा नेक और कौन सा हक? शादी का तोक मेरे गले में पड़ा है और सटिया तुम लोग गए हो। साकिब नफी में सटी लता बोलता एक साइड से कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगा, तो तीनों तेज से आगे शीशा फैलाए दीवार बनकर खड़े हो गए थे। छी छी भाई, बहुत अफसोस हुआ जानकर कि इतने ज़हीन प्रोफेसर और हमारे बड़े भैया होते हुए आपको हमारे स्नेह का ही नहीं पता। ना कटवा दी हमारी आपने यार। हज़ाम की एक्सपीरियंस की शाम की एक्सप्रेस की तेज़ी से चलती ज़ुबान को कोई रोक नहीं सकता था। ये कहाँ लिखा था भला? निकाह वाले दिन वो अपने कमरे में दाखिल होने से पहले बहनों को पैसे सूरत में नेक देना पड़ता है। अब चूँकि हमारी बहन तो कोई है नहीं, तो ये हक भी हमारा बनता है। इसके चेहरे के तासुरात देखकर बाद ने तफसील बताते इसकी परेशानी को हल किया था। बनता तो नहीं है, पर ये लो, क्या याद करोगे तुम लोग भी? वो जेब से पैसे निकालता बारी बारी इन तीनों की तरफ बढ़ाने लगा। इनकी शराफत देखते शाम की शरारत भरी रख वो तेज से भड़की थी। भैया, वैसे इस वक्त आपको देखकर एक जुमला बहुत शिद्दत से मेरे जहन में गूंज रहा है। शाम की शरारत भरी आवाज़ पर साकिब ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा था। कैसा जुमला? जिसे मुसलसल मुस्कुराहट जब्त करते अपनी तरफ देखता पाकर बिलाखिर पूछ ही बैठा था। रज़िया गुंडों में फंस गई। आंख मारकर कहता वो कहका लगाते अगले ही पल वहाँ से 9 तो 11 हुआ था। साकिब दांत खचका से कोस कर रह गया था, जबकि बाकी दोनों भी हंसी जब्त करते अपने कमरों में चल पड़े थे। वो कमरे में दाखिल होता अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गया था। अपने अंदर कदम रखते ही गुलाब की खुशबू नाक के नथों से टकराई थी और दिल दिमाग पर एक खुशगवार असर छोड़ गई थी। नजरें फिसलती हुई सामने नजर आती हसीन तरीन मंजिल से टकराई तो रूह तक एक सुकून उतरता महसूस हुआ था। सामने वो औरत इसके लिए हार सिंगार लिए घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी, जिसे कुछ देर पहले साकिब जमाल ने अपने निकाह में कबूल किया था। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके बिल्कुल सामने बेड पर टिक किया था। अस्सलाम वालेकुम इसके सलाम करने पर धीमी सी आवाज़ में जवाब दे गई थी, तो इसकी लरजती आवाज़ से इसकी कैफियत महसूस करते साकिब जमाल के लबों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था। क्या मुझे घूंघट उठाने की इजाज़त है? वो अपने मजबूत हाथ इसके भारी दुपट्टे के किनारे पर रखता पूछने लगा, तो महज सर हिला गई थी। इसके इकरार पर साकिब ने धीरे से इसका घूंघट उतार दिया था। माशाल्लाह, इसके चाँद से हसीन चेहरे पर नजर पड़ते ही अल्फाज बेसाख्ता जमाल के होंठों से फिसले थे, जिन्हें सुनती दिलारा मज़ीद सुर्ख हुई थी। सुर्ख रूसी जोड़े में सुनहरी जेवर पहने हाथों पर साकिब के नाम की मेहंदी लगाया हुआ हसीन तरीन से भी बढ़कर लग रही थी साकिब को। इसने हमेशा दिलारा को सादगी में देखा था, कहाँ सोचा था यूं ससवर कर इसका दिल बेईमान कर देगी। दिलारा लड़ती पलकें चुकाकर बैठी, इसकी गहरी नजरों की तपिश अपने वजूद में महसूस करती पहलू बदल कर रही थी। जब साकिब इसकी गोद में पड़े नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम गया था, इसके हाथों का लम्स महसूस करते दिलारा तरह उठी थी। यूं महसूस हो रहा है जैसे कायनात की सारी दिलकशी मेरे सामने बैठी हो, सामने बैठे वजूद में आसमाई हो। वो झुककर इसके मेहंदी से सजे हाथों की पुष्ट पर अपने लबों का पहला अकीदत भरा बोसा देता हुआ बोला, जाने किस साथ के तहत दिलारा के नैन कटोरे भीग उठे थे। क्या हुआ आपको मेरा छूना बुरा लगा? इसकी भीगी आंखें देखता बेसाख्ता पूछ उठा, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे गलत फहमी का शिकार होता देख वो बेसाख्ता इसकी बात की नफी करने उठ लगी थी। फिर ये खूबसूरत आंखें नम क्यों हैं? वो हाथ बढ़ाता इसकी आंख की पूर से इसके पलकों पर
का आंसू समेट कर सवाल कर बैठा था, मुझे कहाँ आज तक किसी ने ऐसी मोहब्बत दी है। एक बेबुनियाद इल्ज़ाम की वजह से मेरे नाम के साथ आपका नाम ख़राब हुआ और आप एक मजमे के सामने बुरा-भला कहा गया, बद-किरदार कहा गया, नौकरी से निकाल दिया गया। मगर फिर भी आपने मुझे पनाह दी, मेरी हिफ़ाज़त की, मुझे इतनी इज़्ज़त दी और बगैर अना को बीच में लाए मुझे अपना नाम दे दिया। कहाँ मैं इतनी इज़्ज़त की हकदार थी। वो बोलने पर आई तो अपने दिल की सारी भड़ास निकाली थी। साकिब आके खो किस कैसे नरमी से अपने इज़हार में कैद किया था। जब आप बेकसूर थी तो मैं कौन होता हूँ आपका कसूरवार ठहराने वाला। वो नरमी से इसकी आँखों में पूछता, इसका सर अपने कंधे से लगा गया था। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ या बड़ी बहन बनकर मेरे भैया का ख़्याल रखिएगा, इस घर को अच्छे से सँभालिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ये सब कहने की तो दूर सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुकाबिल आप हैं। देखिए दिल, आप एक माँ से इस घर में रह रही हैं, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा हमारी माली हालत का। मैं आपसे बड़े-बड़े दावे नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा अपनी बिसात से बढ़कर आपका ख़्याल रखूँगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा, बस हमेशा मेरे साथ मुख़लिस और बावफ़ा रहिएगा। और नरमी से अपने जज़्बात की अक्कासी करता, चूँकि इसकी पेशानी को अपने लम्स से मुअत्तर कर गया था। मर्द वो नहीं होता जो पैसे वाला हो, बल्कि मर्द वो होता है जिसके साथ एक गैर महरम औरत वक़्त आने पर खुद को महफ़ूज़ समझ सके। और आपने मुझे तब पनाह दी और इज़्ज़त दी जब मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती थी, और अब जब मैं आपकी बीवी बन गई हूँ तो आप मेरी ख़ातिर क्या ना कर गुज़रेंगे। वो मोहब्बत से कहती अपना चेहरा इसके सीने में छुपा के थी। साकिब जमाल भरपूर तरीके से मुस्कुरा दिया था। फिर मैं ये पूछना चाहूँगा क्या आपको हमारे रिश्ते की समझने के लिए वक़्त चाहिए, या हमें आज ही इस ख़ास दिन की ख़ास रात अपने रिश्ते की शुरुआत करते हुए अपने रिश्ते को मज़बूत कर देना चाहिए। वो दिलारा की ठोड़ी के नीचे अपनी उँगली रखता हुआ इसका चेहरा उठाकर अपने मुकाबले करता बोला। इसके बेबाक अंदाज़ पर और अल्फ़ाज़ पर दिलारा का रंग लिबास की तरह ही सुर्ख़ पड़ गया था। और जड़ से अपना अनारी चेहरा इसके सीने में छुपाती इस इकरार से उम्मीद थी तो साकिब सरचार होता। इसे सख्ती से खुद बीच कहते, इसे यकीन था कि आने वाली सुबह बहुत रोशन होने वाली है। वो सर हाथों में दिए बेबस सा बैठा था। चांदनी का चेहरा बार-बार आँखों के सामने आता, इससे मज़ीद बेचैन कर रहा था। आख़िर ये सब क्या था? क्या सोचा था और क्या हो गया? खैरियत है भैया, रातों को जाग रहे हैं? दाल में कुछ काला है? काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हसाम इसके साथ आकर बैठा था, इसके कंधे पर हाथ रख के शरारत से बोला था, जाग तो अब तक तुम भी रहे हो, अपने बारे में क्या ख़्याल है फिर? ये बात उल्टा सवाल कर उठा था। भाई हम तो भूख से उठे हैं, आपकी तरह मजनू बनकर यहाँ सर में हाथ दिए नहीं बैठे। भला कहाँ मुमकिन था कि हसाम किसी को माफ़ी दे देता। बहुत उलझन का शिकार हूँ साहब, दुआ कर मेरी उलझन ही सुलझ जाए। वो बेसाख्ता ही कह उठा था। हसाम भी सीरियस होकर बैठा था। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी होने वाली भाभी से लड़ाई तो नहीं होगी? वो आखिर में फिर से शरारत कर बैठा था। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी उलझन है। इसकी बात पर हसाम गहरी नज़र इसके परेशान चेहरे पर डाल गया था। चले उठकर सो जाएं, थक गए होंगे आप, अल्लाह पाक सब ठीक करेगा। वो इसका कंधा थपथपा कर उठ गया था। ये बात भी इसकी फ़िक्र पर सच्चे दिल से मुस्कुराता सा बल्ला पर छोड़ता हुआ उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि रात वाक़ई बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। जैसे दिलारा साकिब के साथ डाइनिंग रूम में दाखिल हुए, तीनों भाई एक साथ पुरजोश से गाने लगे थे। दिलारा का चेहरा खुशी से रोशन हो उठा था। तीनों भाइयों ने नए शादीशुदा जोड़े के नाश्ते सहरी का इंतज़ाम डाइनिंग रूम में ही कर दिया था। बात साकिब को रात ही मैसेज करके बता चुका था। देख ले हसीनारा, दिल पर पत्थर रखकर आज आपको बहन ने बोल ही दिया, वरना खुदा गवाह है आज तक हसाम ने किसी हसीन लड़की को बहन नहीं बनाया। हसाम दिलारा को देखकर अपने न आने वाले आंसू पूछता हुआ बोला। दिलारा खिलखिलाकर हंस देती। वहीं साकिब हसाम की गर्दन पर थप्पड़ लगा गया था। ये बड़ी बहन भाई हमेशा से इतने सड़ू क्यों होते हैं, हर वक्त रोब ही डालते रहते हैं। वो अपनी गर्दन सहलाता मुंह बनाकर बोला था, क्योंकि हम इन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं जिन्हें हमने पैदा भी नहीं किया होता। इतना गुस्सा तो बनता है फिर। साकिब कंधे उचकाकर बोलता। दिलारा का हाथ पकड़ थाम कर आगे बढ़ता अपने साथ बैठा गया था, जबकि साकिब की बात पर सबकी हंसी बेसाख्ता थी। सहरी में वक्त कम था, इसलिए सब चुपचाप सहरी करने लगे। ले जी, चाँद चाँद नज़र आ गया है। मैंने कहा था ना कि इस दफ़ा भी 29 रोज़े ही होंगे, पर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता। हसाम चीख कर बोल रहा था, यार बस कर दे, मान लिया तू नजूमी है, पर अब हमारे कान के पर्दे तो ना फाड़। हमजा झुंझलाकर बोला था। हसाम इसकी बात पर इसे घूर कर रह गया था। इशा की नमाज के बाद साकिब बाहर किसी दोस्त के पास रुक गया था, जबकि वो तीनों घर आ गए थे। अब इस सुबह ईद होने का ऐलान होना था। दिलारा उठकर जल्दी से रेडी हो जाए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। तभी साकिब लॉन्च में आता दिलारा से बोला। इसकी उजरत में वो भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, पर जाना कहाँ है? वो भी इस वक्त इसे देखती बेसाख्ता बोल उठी थी, अरे भाभी जान, इस कदर मासूम क्यों हैं आप? जाहिर सी बात है चांद रात पर आपको मेहंदी और चूड़ियाँ दिलवाने ही जाएंगे ना। मेहंदी आपकी लगी है, मगर थोड़ी सी, जबकि भैया को भरी हुई पसंद है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? हसाम की बात पर दिलारा के चेहरे पर शर्म सी मुस्कुराहट आई थी। वहीं साकिब से घूर कर रह गया था।
वो ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी, जाए दिलारा आप चादर लेकर आए जल्दी से। हसाम को घूरकर वो दिलारा से कहता बाहर निकल गया तो वो भी अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई थी। भैया कैसे लाल गुलाबी हो गए थे चोरी पकड़ी जाने पर। इनके जाने के बाद हमजा और हसाम हाथ पर हाथ मारकर हंसे थे। साकिब उठ जा, नमाज का वक्त हो गया है। वो कब से इसके सराहने खड़ी से उठाने की कोशिश करी थी पर वो न जाने आज क्या खाकर सोया था कि इसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। सोने दे दिला, आप भी सो जाए। नींद में कहता हुआ इसका हाथ थाम के इसे अपनी तरफ खींचने लगा। जब इसकी इरादा समझते हुए तेज से पीछे हट गई थी। साकिब मैं जा रही हूँ किचन में, आप सोते रहे हैं। अब धमकी बड़े अंदाज में कहती हुए कि कमरे से निकल गई तो साकिब जो कब से जानबूझ के इसे तंग कर रहा था बदमज़ा होकर उठ बैठा था। बहुत ही अनरोमांटिक बीवी मिली है मुझे, खुद से कहता वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया था जहाँ वो इसका आज के दिन का पहनने वाला सूट लटका कर गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर नजर पड़ती तो इसकी सारी चीज़ें सलीके से रखी नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ कपड़े पकड़ कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। ईद मुबारक आपी जान। वो टेबल पर शीर खुरमा रख रही थी जब हमजा की आवाज़ सुनाई दी। मुस्कुराता हुआ इससे अपने गले लगाकर इसके सर पर हाथ रख गया था। ईद मुबारक मेरी जान। मुस्कुराती हुई इसका गाल थपथपा गई थी। हमजा के पीछे ही वो तीनों भी आ गए थे। ईद मुबारक बेगम जान। इबाद और हसाम से मिलने के बाद अपनी जगह पे खड़ी थी। जब साकिब इसके करीब आता उसका चेहरा हाथों में थाम के इसके बिछाने पर अपने लम्स का फूल छोड़ा था। ओए होए, वो तीनों शरारत से सीटी बजाते एक कोर्स में बोले तो वो दिलारा शब्द सी उठी थी। शर्म करो तुम लोग, अपनी हक हलाल की बीवी से ही ईद मिलूंगा ना। इन तीनों को घूरता हुआ कुर्सी खींच कर बैठा तो सभी अपनी अपनी जगह संभाल गए थे। दिलारा नहीं इन्हें मीठा सर्व करने लगी थी। मीठा खाने के बाद वो सब लोग लॉन्च में आकर बैठ गए थे। साकिब की नजरें भटक भटक कर दिलारा पर उठ रही थी जो गुलाबी लिबास में खुद भी गुलाब का फूल ही लग रही थी। हौसला रखिए भाई, ये आपकी ही है। हमजा की शरारती आवाज़ पर दिलारा चटपटा गई थी। बातों में मत लगाओ, मेरी ईदी निकालें। शाबाश सब चले जल्दी करें। वो कमर पर हाथ रखती रौब से बोली तो इसके अंदाज पर साकिब आबरूश काके से देखने लगा। दिलें अपना जना जवान हसीन अपना इतना जवान जहान हसीन और जमील भाई पूरा का पूरा आपको दे दिया है हमने, और बोनस में 3 अदद हैंडसम से भाई भी हैं। इसके बाद भी आपको ईदी चाहिए क्या है? साम ड्रामाई अंदाज में बोला तो दिलारा का मुंह खुल गया हैरत के मारे में। ये गिफ्ट मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, इसलिए आप ज़्यादा चलाक मत बने। चलें शाबाश जल्दी निकालें मेरी ईदी। वो दबंग अंदाज में कहती सबसे पहले अपना मेहंदी से सजा हाथ साकिब के आगे फैला गई थी। मुस्कुराहट दबाता अपनी जेब से वॉलेट निकाल के इसकी तेली पर रख गया था। भैया आप की आंखों से लग रहा है कि आप हसीन आरा का हाथ चूमना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई इरादा है तो क्या हम अपनी आंखें पर हाथ रख लें? वो क्या है ना, हम मासूम बच्चे अभी ख़राब नहीं होना चाहते। हसाम हंसता हुआ बोला तो साकिब इसकी तरफ क्वेश्चन फेंक गया था। दिलारा साकिब के बाद इन तीनों की तरफ बढ़ी थी तो वो भी इसे इस शाबाश से इसके हवाले कर गए थे। किस कदर शौक था इन्हें बहन का, और अब वो सारे शौक दिलारा से ही पूरा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सब घर से निकल पड़े थे। अब इनकी मंजिल कोई और थी। चांदनी डाइनिंग रूम में आओ मेरे साथ, कुछ मेहमान आए हैं। अब वो तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं। भाभी की बात पर चांदनी हैरान रह गई थी। वो पर्दा करती थी और इसके अब्बू ने कभी इसे गैर लोगों के सामने नहीं बुलाया था। फिर आज कौन ऐसे खास मेहमान आके वो सारी सोचों को झटकते निकाब करती डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। सामने सोफे पर दिलारा को बैठे देख इससे खुशगवार हैरत हुई थी। वो जोश से दिलारा की तरफ बढ़ी, उसके गले लग गई थी। इससे अलग होने के बाद वो वहीं दिल के साथ बैठ गई थी क्योंकि ये इसकी अम्मी का हुक्म था। दिलारा की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। अंकल अगर आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं, बात आपकी आंखों के सामने ही पला बड़ा है। बाकी आप फिर भी जितना चाहें वक्त ले लें, पर जवाब हमें हाँ में ही चाहिए। वक्त साकिब की बात पर चांदनी ना समझी से उनकी तरफ देखने लगी थी। बेटा तुम लोग मेरे अपने बच्चे हो, भला मुझे कैसे नहीं पता होगा ये बात? जैसा हीरा तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अपनी बच्ची के लिए। अपने अब्बू की बात सुनकर चांदनी का दिल धड़क उठा था। क्या वही बात हो रही थी जो वो समझ रही थी? चांदनी बेटा तुम्हारे साकिब भाई बात का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। हमें तो दिल और जान से रिश्ता पसंद है, तुम अपनी रजामंदी बताओ ताकि हम बात आगे बढ़ाएं। इनकी बात पर चांदनी की हथेलियां नम हुई थी। कहाँ सोचा था दिल की मुरादें ऐसे भी पूरी हो जाती हैं जैसे आप लोगों की मर्जी में आपकी रजा में राजी हूँ। धीमी आवाज़ में अपना इकरार सौंपते हुए तेजी से कमरे से निकल गई थी। वो अपने कमरे में बेयकीनी में बैठी हुई थी जब भाभी दोबारा कमरे में आई थी। चंदा वो कह रहे हैं एक दफ़ा बात से मिलकर जो बात करना चाहो कर लो, सोच समझ लो क्योंकि पूरी ज़िंदगी का मामला है। जल्दी से आ जाओ, इंतज़ार कर रहा है शर्त पर। भाभी कहती चलती थी। वो भी घबरा उठी थी। अकेले में क्या बात करेगी वो भी भला। आखिरकार हिम्मत करके उठी और छत की तरफ चल दी थी। सामने ही वो खड़ा था, सफ़ेद शलवार कमीज़ में दराज कद वजीहा सा इबाद जमाल। इसके कदमों की आहट पर वो रुक मोड़ किसकी तरफ देखने लगा जो नीले रंग के लिबास में निकाब ओढ़े नजर झुकाए खड़ी थी। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देखता सवाल कर गया था। चांदनी सर हिलाती एक तरफ बड़ी कुर्सी की तरफ देखने लगी। वो दोनों आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। कई लम्हे यूं ही खामोश के नजर हुए थे। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? ये बात की साल पर साल हिला गई थी। मैं जानती हूँ आप मुझे सरसी सा ही सही मगर निकाब के बगैर देख चुके हैं।
आप खुद इतने खूबसूरत हैं तो शादी के लिए आपका इंतखाब एक कामसी शक्ल सूरत वाली लड़की ही क्यों ठहरी? इसके सवाल पर ये बात सर झुकाकर मुस्कुराया था। सच बताऊँ तो पहले मुझे भी यही लगता था। ये बात की बात पर पल भर को चाँदनी का साँस रुका था। फिर मैंने जाना कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तरीन है। आखिरी बात तो इससे भी ज़्यादा जानलेवा थी। क्या वो चाँदनी से मोहब्बत की बात कर रहा था? आपको निकाह में देखते अपना दिल आप पर हार बैठा। आपको निकाह के बगैर देखा भी तो महज़ हासाती तौर पर। फिर अदराक हुआ कि मोहब्बतें सूरतों की मुहताज नहीं हुआ करती, बल्कि जिससे मोहब्बत हो जाए वही हसीन तरीन है। बाकी की तारीफ़ हलाल रिश्ते में बंद कर दूँगा। क्या ख़्याल है? वो जो इसको सुन रही थी, एक-एक लफ्ज़ सुन रही थी, आखिरी अल्फ़ाज़ पर बुरी तरह शर्मा गई थी। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने का शर्फ़ बख्शेंगी? या वो अब की बार वाज़ेह अल्फ़ाज़ में पूछ गया था। सर हिलाती इकरार करके वहाँ से उठकर तेज़ी से नीचे की तरफ चल दी थी। इसके जाने के बाद ये बात सरशार से मुस्कुराया था। इसने सही वक़्त पर सही फ़ैसला कर लिया था, जिस पर अपने रब का शुक्रगुज़ार था। यकीन था चाँदनी इसकी ज़िंदगी में शामिल होकर इसकी ज़िंदगी भी रोशन कर देगी। आखिर एक नेक औरत अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा होती है। मुस्कुराता हुआ खुद भी नीचे की जानिब चल दिया था, जहाँ इसके जान से अज़ीज़ रिश्तेदार मौजूद थे। साकिब मैं कब से पूछ रही हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और आप हैं कि बता ही नहीं रहे। दिलारा नाराज़गी से बोली तो साकिब ने मोहब्बत भरी नज़र से अपनी जान से प्यारी बीवी को देखा। इनकी शादी को 3 माह गुजर गए थे और इस अरसे में दिलारा से जान से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। बस पहुँच गए हैं, खुद ही देख लीजिएगा। वो बाइक रोकता हुआ बोला। दिलारा नासमझी से सामने आती अस्पताल की तरह इमारत को देखा था। हम यहाँ क्यों? इसके सवाल पर साकिब बगैर जवाब दिए से अपने साले था अंदर की जानिब बढ़ गया था। अपने साले एक कमरे की तरफ आकर रुका। दिलारा का दिल घबराने लगा था। साकिब से तसल्ली देता दरवाज़ा खोल के से अंदर दाखिल हो गया था। बेड पर मौजूद वजूद को देखते दिलारा की आंखें हैरत से फैल गई थी। सानिया, ये नाम सरगोशी मानित इसकी होंठों से फिसला था। इसकी दौलत या इसकी दोस्त या कहा जाए इसे बदनाम करने वाली हस्ती होशोहवास से बेगाना बिस्तर पर पड़ी थी। इससे क्या हुआ साकिब? वो बेचैनी से साकिब से पूछने लगी। रेप के बाद मर्डर अटैक। साकिब के जवाब पर वो दोनों हाथ होंठों पर जमा गई थी। जब इंसान हसद की आग में जलता दूसरों पर कीचड़ उछाल दे तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह इंसाफ ना करे। इसने अपने बॉयफ्रेंड आसिफ के साथ मिलकर हम पर इल्ज़ाम लगाया था। खुदा का इंसाफ देखिए, आसिफ इसका रेप करके इसे बहुत बुरी हालत में फेंक गया था। ये तब से कोमा में है। मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर यूनिवर्सिटी में हमारी बेगुनाही साबित कर चुका हूँ, पर मुझे अफसोस है कि ये अपने मुँह से इकरार न कर सकी। पर दिल मुतमिन है कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। आसिफ फरार हो चुका है, पर मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि इसकी रस्सी भी ज़रूर खींचेगा अल्लाह। साकिब की बात पर वो रोने लगी थी। मैंने इसे माफ़ किया साकिब, मैंने माफ़ किया। अल्लाह इसकी सज़ा कम कर दे, आमीन। वो साकिब के कंधे से लगी रो रही थी और इसे अपने साल ही वहाँ से निकल गया। अल्लाह ने इसका इंसाफ कर दिया था। जब मामला अल्लाह के सबूत कर दिया जाए तो वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सो डियर रीडर्स, ये था नावल चांदनी और मी माइन इसकी राइटर हैं। और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो मुझे तो ये नावल बहुत अच्छा लगा। फ़नी था और अच्छा था, मतलब अच्छी थी स्टोरी, मुझे तो अच्छी लगी है इस तरह की स्वीट सी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी ये नावल अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।